नमस्कार. आज आपण सुरू करतोय एक महत्त्वाचा टॉपिक 12वी कॉमर्स मधला. त्या टॉपिकचं नाव आहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. त्याला सगळी 12वीची मुलं एन-पी-ओ म्हणून ओळखतात. तर दादा, हे एन-पी-ओ नक्की काय आहे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन नक्की कशाला म्हणतात? तर असे काही बिझनेस आहेत मार्केटमध्ये ज्यांचा प्रायमरी मोटो हा सर्व्हिस देणं असतं. म्हणजे त्यांचं जे बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह आहे, हे सर्व्हिस देणं आहे आणि सेकंडरी जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे, ते त्यांचं प्रॉफिट आहे. याचा अर्थ ते प्रॉफिटसाठी काम करत नाहीत असा नाही. पण आधी त्यांना सर्व्हिस द्यावी लागेल, तरच त्यांना काय भेटणार आहे, जास्त प्रॉफिट भेटणार आहे. जसं की मला सांगा, एखाद्या डॉक्टरचं क्लिनिक असेल किंवा हॉस्पिटल असेल त्याचं किंवा स्कूल असेल किंवा कॉलेजेस असतील किंवा एखादा स्पोर्ट्स क्लब असेल, तर या लोकांना सगळ्यात जास्त फोकस हा सर्व्हिसवरती करावा लागतो. जेवढा जास्त फोकस ते लोकं सर्व्हिसवरती करतील, तेवढा जास्त त्यांच्या बिझनेसला फायदा होणार. मग अशा बिझनेसेसला नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन म्हणतात. त्यांचा प्रायमरी फोकस हा सर्व्हिसवरती असतो आणि सेकंडरी फोकस हा प्रॉफिटवरती असतो. तर अशा ऑर्गनायझेशनचं किंवा अशा बिझनेसचं जे अकाउंट बनतं, त्या अकाउंटला नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन असं म्हणतात. ठीक आहे. तर या टॉपिकमध्ये टोटल व्हरायटी तर अशा 4 आहेत. त्यातली जी पहिली व्हरायटी आहे, ती मी आज पूर्ण कव्हर करणार आहे. तर पहिली व्हरायटी म्हणजे काय? तर ते ओळखायचं कसं? क्वेशनमध्ये काय असतं? सोल्युशनमध्ये काय बनवायचं असतं? या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला इन डिटेलमध्ये यामध्ये शिकवणार आहे. तर दादा, ही जी पहिली व्हरायटी आहे ती बोर्डाला येते की नाही? तर 101% ही व्हरायटी बोर्डला येते. अशा टोटल 4 आहेत, पण ही पण व्हरायटी बोर्डामध्ये आलेली आहे. तर आपण आता बघूया एक्झॅक्टली एन-पी-ओ कसं असतं. सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला पूर्ण थेअरी समजवेल. कोणत्या गोष्टी तुम्हाला बाय कराव्या लागतील आणि नंतर मग तुम्हाला मी 1-2 सम सॉल्व्ह करून देईल आणि जे काही उरलेले सम्स आहेत ते तुम्हाला मी क्लासिफाय करून देईल. पण आज जेवढे तुमच्या सिलेबसमध्ये टाइप एचे सम आहेत, ते सगळे आपण कव्हर करणार आहे. ए टू झेड सम तुम्हाला टाइप एचे या लेक्चरमध्ये कव्हर होणार आहे. मग असे आपण टोटल 4 लेक्चर बनवणार आहे एन-पी-ओ वरती. आजच 2 लेक्चर होतील आणि याच्यानंतरच्या दिवशी 2 लेक्चर होतील आणि तुमचा एन-पी-ओ जो आहे तो पूर्ण संपून जाईल. जो मुलांना सगळ्यात कठीण टॉपिक वाटतो तोच आपण सगळ्यात आधी शिकवणार आहोत. आज आपण टाइप ए बघणार आहे. पण त्याच्या आधी आपण सगळी थेअरी बघूया आणि मग तुम्हाला टाइप ए काय असतं, ते कसं ओळखायचं सगळं काही मी सांगेन. सगळ्यात आधी तुमच्या टॉपिकचं नाव आहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनला तुम्ही ओळखता या नावाने, एन-पी-ओ या नावाने. ठीक आहे. एन-पी-ओ या नावाने तुम्ही या टॉपिकला ओळखता. आता तुम्हाला मी समजवलं एन-पी-ओ नक्की काय आहे? कोणत्या बिझनेसला नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन म्हणतात? या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मी आता डिटेलमध्ये सांगितल्याच आहेत, की ज्या बिझनेसचा मेन फोकस सर्व्हिसवरती असतो, ते लोकं सेकंडरी फोकस प्रॉफिटवरती देतात. त्याला नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन म्हणतात. ठीक आहे. आता आपण बघतोय, की क्वेशनमध्ये काय असतं आणि मग तुम्हाला सोल्युशनमध्ये काय बनवायचं असतं. ठीक आहे. तर सगळ्यात पहिलं मी इथे लिहितोय क्वेशन इन्क्लूड. ज्या पोरांना एन-पी-ओ येतं, त्यांच्यासाठी देखील हे लेक्चर इम्पोर्टंट आहे. आणि दुसरी गोष्ट, ज्यांना अजून एन-पी-ओची काही सुरुवातच नाही केली, त्यांच्यासाठी देखील हे लेक्चर खूप महत्वाचं आहे. तर क्वेशनमध्ये 2 गोष्टी इन्क्लूड असतात. एका गोष्टीला म्हटलं जातं रिसिप्ट अँड पेमेंट्स अकाउंट आणि दुसरं जे असतं ते असतं तुमचं ॲडजस्टमेंट. बघा, म्हणजे क्वेशनमध्ये या 2 गोष्टी इन्क्लूड आहेत. एक रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट तुम्हाला दिलेलं असतं आणि दुसरं दिलेलं असतं ॲडजस्टमेंट. तुम्ही बघा, तुमच्या समोर मी इकडे काही सम्स आहेत. तुम्हाला मी दाखवतो त्यातलं रिसिप्ट अँड पेमेंट हे. हे जे हे जे अकाउंट तुम्हाला दिलंय, इकडे दिलंय बघा रिसिप्ट अँड पेमेंट. तर हे असं तुम्हाला दिलेलं असणार आधी आणि दुसरी गोष्ट त्याच्या खाली असतात ॲडजस्टमेंट.
तर क्वेश्चन मध्ये या दोन गोष्टी इन्क्लूड असतात. आता मग अजून काही इन्क्लूड असतं का? हा, तर अजून एक असतं इन्क्लूड, पण ते तुम्ही या टाईपसाठी नका बघू. ते जेव्हा मी नेक्स्ट टाईप चालू करेन, नेक्स्ट टाईप, त्याच्यामध्ये तुम्हाला तो कन्सेप्ट बघायला भेटेल. तर सध्या या टाईपसाठी दोनच गोष्टी क्वेश्चन मध्ये असतात, रिसिप्ट आणि पेमेंट आणि ऍडजस्टमेंट. रिसिप्ट आणि पेमेंटचं तुम्हाला क्लासिफाय करायचंय, कोण कुठे जातं ते ओळखायचं असतं आणि ऍडजस्टमेंटचे आपल्याला इफेक्ट द्यायचे असतात. पुढे आता क्वेश्चन आस्क टू प्रिपेअर. आता मी इथे लिहितोय, तुम्हाला क्वेश्चन काय बनवायला सांगतो. दॅट इज क्वेश्चन आस्क टू प्रिपेअर. क्वेश्चन तुम्हाला दोन गोष्टी बनवायला सांगतो. एक, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आणि दुसरं जे बनवायला सांगतो ते तुम्हाला सांगतो ते बॅलन्स शीट. ही बॅलन्स शीट कुठल्या इयरची असते? क्लोजिंग इयर. तर क्वेश्चन तुम्हाला दोन गोष्टी बनवायला सांगणार आहे, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर आणि बॅलन्स शीट. बोर्डामध्ये असं पण झालंय बऱ्याचदा की त्यांनी बॅलन्स शीट विचारलीच नाहीये, फक्त काय विचारलेलं? इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तर कधी कधी इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट पण येऊ शकतं फक्त, पण मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्ही बघाल तर इन्कम अँड एक्सपेंडिचर आणि बॅलन्स शीट या दोन्ही गोष्टी बोर्डामध्ये काय होतात? विचारल्या जातात. ठीक आहे. तर क्वेश्चन मध्ये या दोन गोष्टी इन्क्लूड असतात आणि क्वेश्चन तुम्हाला या दोन गोष्टी बनवायला सांगतो. ठीक आहे. आता आपण बघणार आहे की कोणत्या कोणत्या ऍडजस्टमेंट तुम्हाला लर्न करायच्यात आहेत, किंवा आता तुम्हाला माहिती आहे रिसिप्ट अँड पेमेंटच्या ज्या गोष्टी आहेत आणि ऍडजस्टमेंट आहेत. रिसिप्ट अँड पेमेंटची आपल्याला करायचं असतं पोस्टिंग आणि ऍडजस्टमेंटचे आपल्याला द्यायचे असतात इफेक्ट. तर तुमच्या समोर क्वेश्चन मध्ये दोनच गोष्टी आहेत ना, एक तर रिसिप्ट अँड पेमेंट आणि दुसरं ऍडजस्टमेंट. तर सगळ्यात पहिले आपण बघणार रिसिप्ट आणि पेमेंट यामध्ये जे नावं येतात, जसं की तुमच्या समोर हे रिसिप्ट आणि पेमेंट आहे, याच्यामध्ये जी नावं येतात ती कुठे पाठवली जातात आणि ऍडजस्टमेंटचे काय इफेक्ट द्यायचे. आणि तुम्हाला सोल्युशन मध्ये हे बनवायचं आहे, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर आणि बॅलन्स शीट. म्हणजे रिसिप्ट आणि पेमेंटची जी नावं आहेत ही चार ठिकाणी जाऊ शकतात, एक तर इन्कम मध्ये किंवा एक्सपेंडिचर मध्ये. आणि बॅलन्स शीट मध्ये तर सगळ्यांना माहिती दोनच गोष्टी असतात, एक असतं लायबिलिटीज, दुसरं असतं असेट. तर काही नावं लायबिलिटीला जाऊ शकतात, काही नावं असेटला जाऊ शकतात. आपण आता ओळखणार आहे कोणती नावं इन्कमला जातात, कोणती नावं एक्सपेंडिचरला जातात, कोणती नावं असेटला जातात, कोणती नावं लायबिलिटीला जातात, आणि नंतर मी तुम्हाला समजावणार आहे सगळ्या ऍडजस्टमेंटचे इफेक्ट. ठीक आहे. तर आता आपण सगळ्यात पहिलं रिसिप्ट अँड पेमेंटचं रूल सांगतो आणि मग तुम्हाला मी ऍडजस्टमेंट समजवतो. एकदा रिसिप्ट अँड पेमेंटचे सगळे रूल्स माहिती पडले, ऍडजस्टमेंट तुम्हाला माहिती पडले, की मग आपण सम सोडवायला गेलं. चला, हा म्हणा तुमचा क्वेश्चन आहे, रिसिप्ट अँड पेमेंट. ते जेव्हा आपल्याला सम देतात, त्याला असे दोन कॉलम असतात. या बाजूला या बाजूला सगळे रिसिप्ट असतात और ये साइड में सारे पेमेंट्स के नाम होते हैं. ठीक है. एक बाजू में सारे रिसिप्ट के नाम और एक बाजू में सारे पेमेंट के नाम. तो रिसिप्ट के नाम जो है ना, रिसिप्ट रिसिप्ट मतलब, रिसिप्ट का मतलब आप समझ सकते हो, रिसिप्ट मतलब तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, रिसिप्ट मतलब तुम्हारे पास पैसा आ रहा है. तो रिसिप्ट के जो सारे नाम है वो कहां पे जाएंगे? इनकम में. ऑल नाम इनकम में जाएंगे. ऑलमोस्ट देखने जाएंगे तो 90% नाम आपके इनकम में ही जाएंगे रिसिप्ट के, क्योंकि रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? पैसा तुम्हारे पास आया, और जो चीज आ रहा है वो तुम्हारा इनकम होता है. रिसिप्ट मतलब तुमको मिल रहा है, तो रिसिप्ट इनकम में जाएगा. सर और किधर जा सकते हैं कि यहाँ के नाम? हाँ, और नाम कहाँ पे जा सकता है? एक आध नाम जा सकता है लाइबिलिटी में. भी आप बोलोगे सर कौन सा नाम लाइबिलिटी में जा सकता है? इसके पीछे भी रीजन है. अभी मान लो आप किसी के पास से पैसा ले रहे हो, उसको रिसिप्ट बोलते हो, तो वो आपकी इनकम हो गई. लेकिन अगर इस साल आपने जो सामने वाले का काम किया, उसका उसने जो आपको पैसा दिया वो आपकी इनकम है.
ठीक है? मतलब मान लो अगर मैंने इस साल आपके बच्चे को पढ़ाया, तो उसने जो मेरे को फीस दिया वो मेरी इनकम है। लेकिन अगले साल का भी मैंने फीस लेके रखा है। अभी अगले साल का मैंने उसको पढ़ाया तो नहीं, लेकिन फीस लेके रखा है, तो वो मेरी इनकम है, बराबर कि नहीं? लेकिन वो अब तक मेरी इनकम बनी नहीं है। वो कब इनकम बनेगी? अगले साल। क्योंकि अगले साल मैं वो बच्चे को क्या करूँगा? पढ़ाऊँगा। तो एट प्रेजेंट आज की तारीख में वो जो पैसा लेके रखा है मैंने अगले साल का, वो मेरा लायबिलिटी है, वो मेरा कर्जा है, बराबर कि नहीं? मान लो वो बच्चा अगले साल मेरे पास आया नहीं, तो उसको पैसा उसको वापस करना पड़ेगा, मेरे को वो पैसा वापस देना पड़ेगा, मतलब वो मेरा कर्जा है। तो ये पहचानना बहुत जरूरी है, क्या चीज? कि अपना ये जो अकाउंट है वो कौन से साल का है। जिस साल का अकाउंट है वो तुम्हारा इनकम होता है, लेकिन अगर उसके अगले साल का भी पैसा आप लेके रख रहे हो तो वो तुम्हारा लायबिलिटी है। तो रिसिप्ट के नाम दो जगह पे जा सकते हैं, इनकम में और लायबिलिटी में, इनकम में लायबिलिटी में, इनकम में लायबिलिटी में, और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं। पेमेंट के नाम, पेमेंट मतलब खर्चा। जब अपन कहाँ पे भी पेमेंट करते हैं, मतलब अपना वहां पे खर्चा होता है। तो पेमेंट के नाम कहाँ पे जा सकते हैं? एक्सपेंडिचर। पेमेंट के नाम जाने का पहला ऑप्शन एक्सपेंडिचर। सम की शुरुआत ही ऐसी होगी, रिसिप्ट इनकम, रिसिप्ट इनकम, पेमेंट एक्सपेंडिचर, पेमेंट एक्सपेंडिचर, पेमेंट एक्सपेंडिचर। और कहाँ पे जा सकते हैं? तो कभी कभी आप लोग क्या करते हो, जब कोई असेट खरीदते हो तभी भी आपको पेमेंट करना पड़ता है। चलो मान लो मेरा क्लास है और मैंने क्लासेस के लिए बेंचेस खरीदे, मतलब मैंने फर्नीचर लाया, तभी भी मैं पेमेंट करूंगा। मतलब जब मैं असेट खरीदता हूं तभी भी मेरे को पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट के साइड में आपको कुछ नाम ये भी मिल सकते हैं, किसके? असेट्स के। तो यहां तक अपना पहला चीज जो था, कौन सा चीज? रिसिप्ट एंड पेमेंट कहाँ पे भेजना है, उसका फंडा, वो आपको क्लियर हो गया। रिसिप्ट के ऑल नाम या तो इनकम में जाएंगे और एक आध नाम लायबिलिटी में जा सकता है। कौन लायबिलिटी में जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। और पेमेंट के नाम एक्सपेंडिचर में जाएंगे और कुछ नाम असेट में जाएंगे। मतलब कौन से नाम असेट में जाएंगे ये तो आप जानते हो। फर्नीचर असेट है, प्लांट एंड मशीनरी असेट है, कैश इन हैंड असेट है, कैश एट बैंक असेट है। तो जो नाम आपको मालूम है वो सारे असेट में। जो थोड़े से नाम ऐसे मिलेंगे कि ये सुने नहीं है, तो वो एक्सपेंडिचर में जाते हैं। तो ये हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट का नॉर्मल फंडा, रिसिप्ट एंड पेमेंट का नॉर्मल फंडा। उसके बाद में मैं अभी समझाऊंगा आपको ऑल एडजस्टमेंट। ये इतने एडजस्टमेंट आपको परफेक्टली पढ़ना है, पूरा रामायण आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है? हम्म, हम्म। चलो अभी मैं समझा रहा हूं आपको ऑल एडजस्टमेंट के रूल्स। एनपीओ का एक एडजस्टमेंट श्योर है, जो कंफर्म क्वेश्चन में आता है, वो एडजस्टमेंट का नाम है कैपिटलाइज, कैपिटलाइज ऑफ इनकम। ये एडजस्टमेंट का नाम है कैपिटलाइज ऑफ इनकम। ये एनपीओ का पहला एडजस्टमेंट है। जैसे कि आपको पता होगा कि फाइनल अकाउंट में, फाइनल अकाउंट जो टॉपिक है उसमें क्लोजिंग स्टॉक हर सब में रहता है, वैसे एनपीओ का ये हर सब में तुमको ये एडजस्टमेंट मिलेगा। कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है? तो कैपिटलाइज का मतलब होता है कि आपने जो आपके पास पैसा था उसका इस्तेमाल किया, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज, मतलब पैसा यूज किया। तो पैसा यूज किया तो ऑफकोर्स वो पैसा खत्म हो जाएगा। अभी मेरे पास 10,000 रुपया था, उसमें से 10,000 में से मैंने 2,000 का कुछ राशन पानी वगैरह लाया, तो मैंने पैसा कैपिटलाइज किया, यूज किया। या तो पैसा था मेरे पास 10,000, उसमें से मैंने क्या किया, बिजनेस में कुछ सामान लिया, तो भी बोलते हैं कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज मतलब पैसे का इस्तेमाल करना, इनकम का इस्तेमाल करना। तो इनकम का इस्तेमाल करने को कैपिटलाइज कहते हैं। तो अगर इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे इनकम तुम्हारी खत्म हो जाएगी। इसके लिए इसका पहला इफेक्ट आता है, दैट इज माइनस इनकम। मतलब मान लो तुम्हारे पास इनकम था डोनेशन नाम का, अगर आपने वो डोनेशन इस्तेमाल किया तो माइनस हो जाएगा वो, किसमें से? डोनेशन में से। आपका पास 2,000 का डोनेशन था, उसमें से आपने 500 रुपया खर्चा किया, तो डोनेशन 2,000 था, उसमें से 500 माइनस करके बचेगा 1,500। उसको बोलते हैं पहला माइनस करो इनकम से। इनकम का नाम क्या था? डोनेशन।
और मान लो अभी आपका इनकम कम हो जा रहा है, तो आपको बाद में जाके और खर्चा करना रहेगा, तो किसी के पास से लोन लेना पड़ेगा। इसके लिए दूसरा इफेक्ट आता है प्लस कैपिटल फंड। प्लस कैपिटल फंड, उसके बाद में आपको कोई एडजस्टमेंट अलग से पढ़नी नहीं है। अभी आपको जो एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं, वो एडजस्टमेंट देखो खाली कैसा सिंपल फंडा है। सिंपल फंडा अभी मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आपको एडजस्टमेंट रटने हैं, आगे के एडजस्टमेंट। यही खाली एक प्राइमरी एडजस्टमेंट है एनपीओ का। अभी मैं बताता है कौन सा एडजस्टमेंट है। सबसे पहला एडजस्टमेंट है दैट इज आउटस्टैंडिंग अनपेड ड्यू इनकम। ठीक है, ये सबका मीनिंग एक ही होता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी बाकी है, अनपेड का मतलब भी बाकी है, ड्यू का मतलब भी बाकी है। ये तीनों सिनोनिम्स है। दूसरा, सॉरी, तीसरा एडजस्टमेंट, एनपीओ का तीसरा एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग अनपेड ड्यू, अभी इनकम नहीं, अभी एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके अलावा चौथा एडजस्टमेंट प्रीपेड एडवांस इनकम। नंबर 5 दैट इज प्रीपेड एडवांस एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो ऐसे तुम्हारे ये पहले बोलते हैं ना 5 एडजस्टमेंट है, लेकिन उसमें से ये एडजस्टमेंट का आपने ग्रुप बनाया है। जैसे कि आउटस्टैंडिंग अनपेड ड्यू इनकम, आउटस्टैंडिंग अनपेड ड्यू एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एडवांस इनकम, प्रीपेड एडवांस एक्सपेंडिचर। तो ये 4 एडजस्टमेंट का एक ग्रुप हो गया। वो कैपिटल एक छोड़ दो, वो अलग हो गया, वो टोटली सेपरेट एडजस्टमेंट है। वो एनपीओ का यूनिक एडजस्टमेंट है जो टोटली डिफरेंट है। अभी ये वाले एडजस्टमेंट के इफेक्ट अभी आप देखते हैं। अभी मेरे को एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग का मतलब सारे बच्चे जानते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब सामने वाले का कुछ बाकी है, अपने पास पैसा देने का बाकी है या तो मिलने का बाकी है, उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। जैसे कि मान लो किसी का सैलरी देने का था 10,000, उसको मैंने 7,000 सैलरी दिया, 3,000 अभी भी देने का बाकी है, उसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं। और उसके उल्टा प्रीपेड एडवांस। प्रीपेड एडवांस का मतलब क्या होता है? प्रीपेड एडवांस का मतलब होता है कि उसका पगार 10,000 है, लेकिन उसको अपन ने 15,000 देके रखा है। मतलब 5,000 एडवांस देके रखा है, अगले महीने का 5,000 एडवांस देके रखा है। उसको बोलते हैं प्रीपेड एंड एडवांस। प्रीपेड एंड एडवांस मतलब एडवांस में पैसा देके रखना। ठीक है, तो दोनों शब्द की मीनिंग आपको मालूम पड़े। सर अभी इसके इफेक्ट इफेक्ट जानने का है, व्हाट इज इफेक्ट। तो एक बात ध्यान रखो, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस होता है, किधर भी जाएंगे आउटस्टैंडिंग प्लस होएगा। और प्रीपेड एडवांस जो है वो किधर भी जाएंगे माइनस होएगा। आउटस्टैंडिंग प्लस, प्रीपेड एडवांस माइनस, आउटस्टैंडिंग प्लस, प्रीपेड एडवांस माइनस। तो अभी आप उन्हें चारों के पहले इफेक्ट लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस, प्रीपेड एडवांस माइनस। ठीक है, चारों इफेक्ट देख लो। आउटस्टैंडिंग है पहला इफेक्ट प्लस, आउटस्टैंडिंग है पहला इफेक्ट प्लस, प्रीपेड एडवांस है पहला इफेक्ट माइनस, प्रीपेड एडवांस है पहला इफेक्ट माइनस। ठीक है, अभी अगला सवाल। अभी पहला इफेक्ट हो गया, कोई भी एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, यहाँ पे तो अपने पहले पहले इफेक्ट हो चुके। अभी अपने को दूसरे इफेक्ट लिखने। दूसरा इफेक्ट लिखने का भी सिंपल फंड है। यहाँ पे क्या वर्ड है? इनकम। यहाँ पे क्या वर्ड है? एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या वर्ड है? इनकम। यहाँ पे क्या वर्ड है? एक्सपेंडिचर। इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि मैंने बोला इनकम बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्यों बोल रहा है? क्योंकि इनकम प्लस हो रहा है तो बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर प्लस हो रहा है बढ़ रहा है, इनकम माइनस हो रहा है कम हो रहा है।
एक्सपेंडिचर माइनस हो रहा है मतलब कम हो रहा है। तो अभी यहाँ पे आपको सोचने का है कि ये जो इफेक्ट है, पहले वाले जो इफेक्ट है, वो इफेक्ट अपने हो चुके हैं, बराबर। इसके जो दूसरे इफेक्ट है वो अभी अपने को समझने का है। ध्यान रखो, यहाँ पे इनकम लिखा है, मतलब जो अगला इफेक्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाने वाला है, वो बैलेंस शीट में जाएगा। एक्सपेंडिचर लिखा है, मतलब अगला इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं है। मतलब जहां पे तूने इनकम एक्सपेंडिचर लिखा है, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में ही जाएगा, उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में ही जाएगा। अभी आपको सोचने का है कि बैलेंस शीट में कितनी जगह होती है। तो बैलेंस शीट में दो जगह है, एक है असेट, दूसरा है लाइबिलिटीज। असेट, दूसरा लाइबिलिटीज। अभी अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट होएगा तो असेट में जाएगा, और अगर आपके बिजनेस को लॉस होएगा तो लाइबिलिटी। प्रॉफिट, असेट, लॉस होएगा, लाइबिलिटी, प्रॉफिट, असेट, लॉस होएगा, लाइबिलिटी, प्रॉफिट, असेट, लॉस होएगा, लाइबिलिटी। चल देखते हैं इफेक्ट अब यार। बोलो, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है क्योंकि प्लस लिखा है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है। तो इनकम बढ़ना मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कहां पे जाएगा तुम्हारा? बैलेंस शीट के असेट में। ये दादा पहले इफेक्ट तूने कैसे सीखा है? पहले इफेक्ट तो मैंने सिखाया आउटस्टैंडिंग प्लस और प्रीपेड एडवांस माइनस, आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड एडवांस माइनस, आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड एडवांस माइनस। और इनकम एक्सपेंडिचर लिखा है, इसका मतलब उसका अगला इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में जाने वाला नहीं है, वो कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में। और वो भी कैसा याद करने का? अगर तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो असेट में, और अगर तुम्हारे बिजनेस को लॉस हो रहा है तो लाइबिलिटी में। इनकम बढ़ रहा था, प्लस हो रहा था, तो प्रॉफिट हो रहा है तो बैलेंस शीट के असेट में। अब ये एक्सपेंडिचर है, सोच के बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस? ये एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा है, एक्सपेंडिचर खर्चा है, ये खर्चा बढ़ रहा है, ये खर्चा बढ़ना मतलब नुकसान का काम है। खर्चा बढ़ना लॉस, खर्चा बढ़ना लॉस, खर्चा बढ़ना लॉस। और लॉस मैंने क्या बताया आपको? लॉस कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। क्योंकि लाइबिलिटी मतलब नुकसान है ना, रे कर्जा है वो। तो खर्चा बढ़ना मतलब नुकसान होने वाला है, लॉस होने वाला है। इनकम कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है, इनकम कम हो रहा है। क्यों इनकम कम हो रहा है? इधर माइनस लिखा है। इनकम कम होना ये भी लॉस है, इनकम कम होना लॉस है, इनकम कम होना लॉस है। और लॉस किधर जाता है? एज यूजुअल यही बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। बराबर है? आगे करा मैंने अभी एक्सपेंडिचर। आप बताओ मेरे को, एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, कितना मजा आएगा? एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, मजा आएगा क्योंकि खर्चा कम हो रहा है। तुम मेरे को बताओ, खर्चा कम होना मतलब बहुत अच्छी बात है, खर्च कमी झालं म्हणजे फायदा झाला। तो तुम मेरे को बताओ, खर्चा कम होना फायदे की बात है, तो इफेक्ट जाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट के असेट। बस, कुछ करना नहीं है। टोटल एनपीओ के एडजस्टमेंट देखने जाएंगे तो 10 ही है। ये 5 हो गए और 4, ये 5 हो गए और 4, 10 एडजस्टमेंट करो। एनपीओ का कोई भी फंडा अच्छे से सीखो, और कोई भी फंडा, कोई भी टाइप अच्छे से सॉल्व करो। अभी मैंने क्या बोला? पहला एडजस्टमेंट कैपिटलाइज। पहला एडजस्टमेंट क्या समझाया मैंने? कैपिटलाइज। उसके पहले भी रूल समझाया मैंने, रिसिप्ट के सारे नाम इनकम और लाइबिलिटी, पेमेंट के सारे नाम असेट और एक्सपेंडिचर। पहला एडजस्टमेंट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज बोला माइनस इनकम, दूसरा प्लस फंड, वो भी कौन सा फंड? कैपिटल फंड। फिर आउटस्टैंडिंग अनपेड ड्यू इनकम, आउटस्टैंडिंग अनपेड ड्यू एक्सपेंडिचर, फिर प्रीपेड एडवांस इनकम, प्रीपेड एडवांस एक्सपेंडिचर। अभी पहले इफेक्ट याद करने का, ये चारों के आउटस्टैंडिंग आ गया प्लस, अनपेड आ गया प्लस, ड्यू आ गया प्लस, प्रीपेड आ गया माइनस, एडवांस आ गया माइनस। तो देखो, पहला आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड माइनस, प्रीपेड माइनस, पहले इफेक्ट तब तक खत्म हो गए। दूसरा इफेक्ट, तुम्हारे बिजनेस को प्रॉफिट होता रहेगा तो बैलेंस शीट असेट, लॉस होता रहेगा तो बैलेंस शीट लायबिलिटी। इनकम
बढ़ रहा है, मजा आएगा, बैलेंस शीट असेट। एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, नुकसान होएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी। इनकम कम हो रहा है, पुन्हा त्रास, बैलेंस शीट लायबिलिटी। खर्चा कम हो रहा है, नाचेंगे। तो मेरे को बताओ, खर्चा कम होना बैलेंस शीट के असेट में। अगले एडजस्टमेंट बताता हूं आपको। ये सारे एडजस्टमेंट हो गए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। अभी सारे एडजस्टमेंट में बताऊंगा असेट एंड लायबिलिटी के बारे में। असेट एंड लायबिलिटी नंबर 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, ये एडजस्टमेंट का नाम है डिप्रीसिएशन, या तो डिक्रीज ऑफ असेट, या तो डिप्रीशिएशन या तो डिक्रीज ऑफ असेट। फिर आता है दैट इज राइट ऑफ ऑफ लाइबिलिटी, या तो आप बोल सकते हो डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी। अगला है एप्रिसिएशन ऑफ असेट, या तो आप इसको बोल सकते हो दैट इज इंक्रीज ऑफ असेट। अगला जो एडजस्टमेंट है दैट इज इंक्रीज ऑफ लाइबिलिटी। देखो, इसके पहले के एडजस्टमेंट सारे थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में, और ये एडजस्टमेंट है सारे असेट एंड लाइबिलिटी के बारे में। देखो यहाँ पे क्या वर्ड है, असेट, यहाँ पे भी, यहाँ पे लाइबिलिटी, असेट, लाइबिलिटी, मतलब ये चारों एडजस्टमेंट असेट लाइबिलिटी, असेट लाइबिलिटी, असेट लाइबिलिटी, ये वाले। अभी आपको पहचानना भी एकदम नॉर्मल फंडा है। देखो कैसे, यहाँ पे डिप्रीशिएशन है, यहाँ पे राइट ऑफ है, एप्रिसिएशन है, इंक्रीज है। क्या समझा रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रीशिएशन? कोई भी असेट जब खराब होता है तब उसको डिप्रीशिएशन बोलते हैं। जैसे कि मान लो मैंने 10,000 का कुछ लाया था, मशीन लाया था या तो फर्नीचर लाया था, 2 साल यूज किया उसको, 2 साल वो मशीन को वापरा या तो फर्नीचर को वापरा, 2 साल के बाद में तो वो फर्नीचर मशीन एज इट इज नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ खराब होएगा ही थोड़ा उसका। तो जब खराब होता है तब उसको डिप्रीशिएशन बोलते हैं। तो डिप्रीशिएशन मतलब खराब होना, खराब होना, इसका सिंपल मतलब होता है उसका वैल्यू डिक्रीज होना। तो डिप्रीशिएशन आएगा तो पहला इफेक्ट माइनस, डिप्रीशिएशन माइनस, क्योंकि उसका वैल्यू कम होता है। राइट ऑफ, फिर राइट ऑफ आ गया तो भी माइनस, क्योंकि राइट ऑफ मतलब ही कम होना, तो कम हो गया, इसका मीनिंग लिखा है डिक्रीज, डिक्रीज ऑफ लाइबिलिटी, डिक्रीज मतलब भी कम होना। एप्रिशिएशन, ये कुछ मार्केट में एसेट ऐसे भी है जिसका एप्रिशिएशन होता है। जैसे कि अगर आप देखने जाएंगे तो तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन का वैल्यू कभी कम नहीं होता, बढ़ते रहता है। गोल्ड है, ऑलमोस्ट वैल्यू बढ़ते रहता है उसका, तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो एप्रिसिएशन प्लस, और इंक्रीज, इंक्रीज मतलब तो प्लस ही है। तो अभी सबसे पहला अपन देखेंगे इसके पहले इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट क्या आएगा, चारों का पहला इफेक्ट, डिक्रीज बोला तो माइनस, इंक्रीज बोला तो प्लस, डेप्रिसिएशन माइनस, एप्रिसिएशन प्लस, राइट ऑफ माइनस, इंक्रीज प्लस। आपको मालूम पड़े पहले इफेक्ट प्लस माइनस वाले ही है, जो बढ़ेगा वो प्लस, जो घटेगा वो माइनस। ठीक है, देखते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने समझाया, वैल्यू कम होता है, माइनस, पहला इफेक्ट माइनस। राइट ऑफ मतलब भी कम होता है, देखो डिक्रीज है मतलब माइनस। एप्रिसिएशन बढ़ता है मतलब प्लस।
इंक्रीज बढ़ता है मतलब प्लस। अभी इनके दूसरे इफेक्ट, अभी मैंने कैसा समझाया था, जब मैंने सबसे पहले तुमको एडजस्टमेंट बताए ऊपर वाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, उसके दूसरे इफेक्ट जाते थे बैलेंस शीट के असेट एंड लाइबिलिटी में। इसका उल्टा ये एडजस्टमेंट है असेट एंड लाइबिलिटी के, इसके इफेक्ट जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ज्यादा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में जाएंगे कि एक्सपेंडिचर में, उसका भी सिंपल फंड है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कहां पे जाएंगे वो जानने का भी सिंपल रूल। मेरे को बताओ, असेट बढ़ेगा, असेट मतलब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो इनकम होगा, प्रॉपर्टी बढ़ना इनकम, प्रॉपर्टी बढ़ना इनकम, असेट बढ़ना अपने लिए इनकम है, तो असेट बढ़ेगा तो इनकम, ये असेट कम होएगा तो लॉस होएगा एक्सपेंडिचर। असेट बढ़ा इनकम, असेट कम हो गया एक्सपेंडिचर, लाइबिलिटी बढ़ा तो कर्जा बढ़ा ना, कर्जा बढ़ा तो एक्सपेंडिचर, और कर्जा कम हो गया, कर्जा कम होना, कर्जा कम होना कितना मजा आएगा, तो कर्जा कम होना इनकम में। ठीक है, देखते हैं क्या है। असेट कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है नुकसान, दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर। क्या है, लाइबिलिटी कम हो रहा है नाचेंगे, लाइबिलिटी कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम होएगा नाचेंगे, दूसरा इफेक्ट इनकम। क्या है, असेट, असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है एंजॉय करेंगे इनकम, और लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है त्रास, कर्जा बढ़ रहा है तो जाएगा कहां पे, एक्सपेंडिचर। एनपीओ का थ्योरी खत्म। एनपीओ का आपको मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्वेश्चन में पहला चीज होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, उसके पहले रूल बताए, फिर एडजस्टमेंट, ये आपके सामने टोटल एडजस्टमेंट तुम्हारे 6 7 8 9, नवी एडजस्टमेंट। मैंने बोला था 10 लेकिन नवी एडजस्टमेंट है। 9 एडजस्टमेंट पे पूरा एनपीओ खत्म होता है। 9 एडजस्टमेंट अच्छे से रट्टा मारने का, उसके बाद में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के रूल समझाने का, रिसिप्ट के नाम इनकम में और लाइबिलिटी में, और पेमेंट के नाम एक्सपेंडिचर में और असेट में, और ये नाम एडजस्टमेंट। ये बेसिक फंड। असेट बढ़ेगा पहला इफेक्ट प्लस, दूसरा इफेक्ट इनकम, लाइबिलिटी बढ़ेगा पहिला इफेक्ट प्लस, बढ़ेगा मतलब प्लस, बढ़ेगा तो प्लस ही होगा, लेकिन कर्ज वाढलं म्हणजे खर्च होणार, मग तुमचा दूसरा इफेक्ट जाणार एक्सपेंडिचरला। तो ये सारे तुम्हारे एडजस्टमेंट है। अभी मैं आपको फॉर्मेट सिखाता है, एनपीओ का फॉर्मेट कैसा बनाया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा पानी पीता हूं। एनपीओ का फॉर्मेट प्रॉपरली ध्यान दो, एनपीओ का फॉर्मेट कैसा बनता है। सबसे पहले यहां पे लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ, और फिर लिखना पड़ता है दूसरे लाइन पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ठीक है, उसके बाद में देखो ये बाजू में आता है डेबिट साइड, और ये बाजू में आता है तुम्हारा क्रेडिट साइड। ठीक है, पहले लाइन पे यही आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दूसरी लाइन पे यही आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पहले लाइन पे इन द बुक्स ऑफ, दूसरे लाइन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी, ये बाजू में डेबिट, ये बाजू में क्रेडिट। बहुत सारे बच्चों का ये मिस्टेक होता है घाई घाई में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखा है यहाँ पे तो पहला वर्ड है इनकम, तो वो लोग इधर इनकम लिखते हैं, ये गलत है। अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट में एक्सपेंडिचर होते हैं, डेबिट और
एक्सपेंडिचर, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, और क्रेडिट में इनकम होता है। तो भले नाम ऐसा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन पहला एक्सपेंडिचर, बिकॉज डेबिट में एक्सपेंडिचर रहता है एक्सपेंडिचर। फिर यहाँ पे आता है अमाउंट रुपीज, यहाँ पे भी आता है अमाउंट रुपीज। फिर यहाँ पे आता है पहला इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम, अमाउंट रुपीज और अमाउंट रुपीज। ठीक है, फॉर्मेट सिखा है। सबसे पहले लाइन पे इन द बुक्स ऑफ, फिर जिसका भी ये अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे आएगा, जैसे कि कोई स्कूल का है, कॉलेज का है, उसका नाम यहाँ पे आएगा। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, वो जो डेट है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर भले नाम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, लेकिन शुरू में आएगा एक्सपेंडिचर, बाद में आएगा इनकम। एक बाजू में डेबिट लिखना, क्रेडिट लिखना कभी नहीं भूलना है, और अमाउंट लिख के रुपीज का साइन देना नहीं लिखना भूलना है, बिकॉज ये इंडियन अकाउंट्स है और यहाँ पे सारे अमाउंट कहाँ पे कैसे रहेंगे, रुपीज में रहेंगे। तो ये रहेगा तुम्हारा पहला फॉर्मेट। और दूसरा फॉर्मेट, हाँ, पहले फॉर्मेट में और एक क्या नाम आप पहले से लिख सकते हो, यहाँ पे एक नाम लिख सकते हो जिसका नाम है बाय सब्सक्रिप्शन। ये एक नाम सबसे टॉप पे लिखने का ऑलवेज। अब ये क्यों नाम सबसे टॉप पे लिखने का, बिकॉज सब्सक्रिप्शन मतलब देनगी होता है। ये जो भी बिजनेसेस है, उनसे जो बिजनेस सर्विस के लिए काम करते, इनका जो मेन इनकम है, मेन इनकम सोर्सेस, वो सब्सक्रिप्शन, मतलब इनका सबसे बड़ा इनकम सब्सक्रिप्शन। इनको जो लोग देनगी देते हैं वो उनका मेन इनकम होता है। तो वो मेन इनकम है, इसके लिए सबसे ऊपर लिखने का, दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो ये हो गया तुम्हारा पहला फॉर्मेट। फॉर्मेट एनपीओ का इतना बनाने का है। ये हो गया तुम्हारा पहला अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और दूसरा बनाएंगे अभी अपन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पे जो नाम आता है बैलेंस शीट के, यहाँ पे नाम आता है लाइबिलिटीज। यहाँ पे लिखने का है अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। और यहाँ पे आता है नाम असेट्स, अमाउंट रुपीज और अमाउंट रुपीज। हाँ, बहुत सारे बच्चे अभी देखो एनपीओ के कैसा लिखा है, एनपीओ के ये बाजू में डेबिट, ये बाजू में क्रेडिट। बैलेंस शीट के भी आके लिखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये बात ध्यान रखो, एनपीओ जो है वो ये जो अपन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ये बैलेंस शीट या अकाउंट नहीं है। अकाउंट रहता तो इधर डेबिट और क्रेडिट आता है। इधर ऐसा लिखा है क्या, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं। इधर क्या लिखा है, बैलेंस शीट एज ऑन, या बैलेंस शीट अकाउंट नहीं, अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट साइड रहते हैं। जैसे ये देखो, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं, तो इसके दो साइड रहेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। वैसा ये अकाउंट नहीं, तो इसको कोई साइड नहीं होता। जैसा सबसे बड़ा इनकम सब्सक्रिप्शन है, वैसे सबसे बड़ा कर्जा जो है वो ये है, क्या नाम है उसका, कैपिटल फंड। तो ये पहले ही लिख के रखने का, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड बिजनेस का सबसे बड़ा कर्जा है, इसके लिए उसको पहले लिखने का। ठीक है, तो ये हो गया अपना फॉर्मेट। एनपीओ का फॉर्मेट बनाने का रहेगा तो ये। तो अभी मैंने समझाया क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाता है, एनपीओ क्या होता है, उसके बाद में सॉल्यूशन में क्या बनाने का है, सारा एडजस्टमेंट बताया मैंने, पोस्टिंग बताया, और अभी मैं आपको समझाया उसके फॉर्मेट। और अब मैं आपको बताने वाला हूं जो आज के लेक्चर का प्राइमरी मोटो है। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं एनपीओ का टाइप ए। तो सर कैसा पहचानने का टाइप ए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं मालूम पड़ता कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन में करना क्या है, सॉल्यूशन में करना क्या है, बराबर कि नहीं। मतलब ये टाइप ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, और चारों टाइप में क्या डिफरेंस है, कैसा पहचानने का, वो कौन सा टाइप का सम है। तो वो मैं यहाँ पे प्राइमरी चीज के तौर पे सिखा रहा हूँ। ताकि होता कैसा है, बच्चा क्या करता है, कोई भी दो तीन सम उठाता है, सॉल्व करता है और पेपर निकल जाता है। उसको ही समझ में नहीं आता कि मैंने जो किया था वो तो उसका जैसा तो सम है ही नहीं है बोर्ड में, ये अलग ही टाइप का सम आया।
तो मैं क्या किया है, ये लेक्चर्स में, ये जो लगातार 4 लेक्चर होने वाले हैं एनपीओ के ऊपर, पहले लेक्चर में सारे टाइप ए के सम, ऑल टाइप ए के सम, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के सॉल्व सम, अनसॉल्व सम दोनों, और दूसरे लेक्चर में टाइप बी के सम, सॉल्व अनसॉल्व, तीसरे लेक्चर में टाइप सी के सम, सॉल्व अनसॉल्व, और चौथे लेक्चर में टाइप डी के सम, सॉल्व एंड अनसॉल्व। तो आपका पूरा टॉपिक जो है वो सिस्टमैटिक कवर होगा। अभी अपन देखते हैं टाइप ए कैसा पहचानने का। टाइप ए, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दैट इज एनपीओ टाइप ए। एनपीओ टाइप ए, एनपीओ के टाइप ए का नाम ये देखो, ये टाइप ए का नाम है, टाइप ए कैपिटल फंड इज गिवन। टाइप ए का नाम है कैपिटल फंड इज गिवन। टाइप ए का नाम है कैपिटल फंड इज गिवन। तो सर ये टाइप ए कैसा पहचानने का? टाइप ए पहचानने का जब तुम्हारे सम में कैपिटल फंड पहले से दिया जाएगा, तो सम रीड करने का प्रॉपरली और देखने का सम में कैपिटल फंड पहले से दिया है कि नहीं। तो दादा ये क्यों चेक करने का, ये जरूरी है क्या चेक करना? ऑफ कोर्स जरूरी है, बिकॉज अगर कैपिटल फंड नहीं दिया तो अपने को ढूंढना पड़ता है, खुद से ढूंढना पड़ता है, और कैपिटल फंड दिया रहेगा तो अपना काम बचता है, तो कैपिटल फंड खुद से ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए पहला चेक करने का कैपिटल फंड दिया है कि नहीं। अगर कैपिटल फंड दिया है मतलब वो टाइप ए का सम। तो तुम्हारे बुक में जितने भी टाइप ए के सम है वो मैंने सारे यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट किए हैं। तो मैं ये सारे सम्स आपको दिखाऊंगा कि ये टाइप ए के है कि नहीं पहले, और फिर मैं आपको सारे सम्स का क्लासिफिकेशन करके दूंगा, और बाद में मैं उसमें से एक दो सम आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चल देखते हैं टाइप ए के सम। मैंने बोला कैपिटल फंड इज गिवन, दैट इज योर टाइप ए। तो ये आपके सम्स है, ये आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखोगे तो ये जो बॉक्स है आपका, ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट। इसमें किधर मेरे को कैपिटल फंड नहीं दिख रहा है, लेकिन एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट ये देखो, एडजस्टमेंट नंबर 5, कैपिटल फंड और ₹3000। इसका मतलब ये टाइप ए का सम है, बिकॉज इसमें कैपिटल फंड पहले से दिया। ये टाइप ए हो गया। आपको पता है क्वेश्चन में दो चीज दिया जाता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, एडजस्टमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, एडजस्टमेंट, और ये दोनों में से कोई एक जगह पे कैपिटल फंड दिया है, मतलब ये टाइप ए है। क्वेश्चन नंबर, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का नंबर 8 है। हाँ दादा ये सॉल्व है कि अनसॉल्व है मेरे को नहीं पता, आप जाके चेक करो। टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8 या तो सॉल्व में मिलेगा या तो अनसॉल्व में। हाँ यहाँ पे कैपिटल फंड, ये बोर्ड में आया था क्वेश्चन, इधर तो नहीं दिख रहा है किधर कैपिटल फंड एडजस्टमेंट में, इधर भी नहीं दिख रहा है। अब बोलेंगे, लेकिन ये जो वर्ड है कैश इंट्रोडस, कैश इंट्रोडस, यही कैपिटल फंड है, बिकॉज बिजनेसमैन जो पैसा बिजनेस में लेके आता है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे तो क्लियर लिखा ना, कैश इंट्रोडस, मतलब कैश लेके आए, कैश बिजनेस में लाए, तो ये है तुम्हारा कैपिटल फंड। और जैसा मैंने समझाया था, कैपिटल फंड लाइबिलिटी वाला आइटम है, तो रिसिप्ट कैपिटल फंड लाइबिलिटी में जाता है। अभी मैंने फॉर्मेट में भी सीखा आपको, कैपिटल फंड लाइबिलिटी में जाता है। और रिसिप्ट के नाम कहाँ पे जा सकते हैं, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी, मैंने लेक्चर के शुरू में समझाया। तो यहाँ पे देखो कैश इंट्रोडस, ये कैपिटल फंड है, और ये पहले से दिया है जो लाइबिलिटी में जाएगा, पहले से दिया है यहाँ पे कैपिटल फंड, तो ये भी टाइप ए हो गया। ये वाले सम में इधर तो नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है। ये देखो लास्ट वाला एडजस्टमेंट, कैपिटल फंड ₹70,000, कैपिटल फंड ये सम में पहले से दिया, मतलब ये टाइप ए का सम है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे तो किधर भी कैपिटल फंड नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे भी किधर भी कैपिटल फंड नहीं दिख रहा है। अभी आप बोलेंगे दादा फिर इसको तुमने टाइप ए में क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे तो कैपिटल फंड है ही नहीं, बराबर कि नहीं है। तो इसको टाइप ए में इसके लिए लिया है कि अगर कैपिटल फंड नहीं दिया गया तो कैपिटल फंड अपने को ढूंढना पड़ता है
लेकिन ढूंढने के लिए जो चीजें सम में देनी चाहिए वो ये सम में नहीं दिए है। तो ऐसा मान लो कि ये फंड में कैपिटल फंड बाद में ढूंढना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि कैपिटल फंड ढूंढने के लिए यहाँ पे बैलेंस देना पड़ता है, फिर यहाँ पे कुछ नाम ओपनिंग वाले देने पड़ते हैं, फिर कैपिटल फंड मिलता है। लेकिन यहाँ पे ना बैलेंस दिया है, यहाँ पे ना ओपनिंग के नाम दिए है, तो यहाँ पे कैपिटल फंड दिया नहीं है और ढूंढ भी नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल फंड जो है वो 0 है। इसके लिए मैंने ये सम को यहाँ पे डाला है, टाइप ए में डाला, अदरवाइज ये सम टाइप ए का नहीं है। मैंने क्यों डाला इसको टाइप ए में? यहाँ पे कैपिटल फंड दिया नहीं है और कैपिटल फंड ढूंढने के लिए जो मांगता है वो भी ये सब में नहीं दिया, मतलब यहाँ पे कैपिटल फंड 0 है, 0 है। इसके लिए यहाँ पे मैंने टाइप ए में ये सम डाला है, अदरवाइज इसके पीछे और कोई मोटो नहीं है। अदरवाइज ये टाइप ए में अगर होता तो कैपिटल फंड वहां पे दिया ही जाता। अभी क्या मैंने बोला, कैपिटल फंड यहाँ पे नहीं है और कैपिटल फंड को यहाँ पे ढूंढ भी नहीं सकते, तो यहाँ पे कैपिटल फंड कितना है, 0 है। इसके लिए टाइप ए में डाला है। एंड दिस क्वेश्चन कैपिटल फंड, देखो पहले एडजस्टमेंट में बोला है कैपिटल फंड दिया है यहाँ पे, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 है, कैपिटल फंड दिया है इसमें भी। और फिर ये तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, एनपीओ 12th कॉमर्स का अकाउंट सब्जेक्ट का टाइप है कैपिटल फंड इज गिवन, तो यहाँ पे आपको कैपिटल फंड दिया गया है, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, सारे सम्स पहले क्लासिफाई करूंगा, सारे सम्स पहले क्लासिफाई, सारे सम्स क्लासिफाई करने के बाद मैं आपको इसमें से कोई भी एक या तो दो सम सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन क्लासिफाई करते टाइम आपका काम क्या है, आपने पहले आपके सामने टेक्स्ट बुक रखना चाहिए या तो आपके पास जो नोट्स है वो रखना चाहिए, और मैं जब क्लासिफाई करूं तब आपने भी आपके नोटबुक में या तो नोट्स में या तो आपके टेक्स्ट बुक में क्लासिफाई करना चाहिए। जैसा मैं लिखते जाऊं वैसा आपको भी लिखते जाना चाहिए, तब आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आएगा। ये तो मैं खाली यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप खाली देख रहे हो यूट्यूब लगा के, तो आपको नहीं आने वाला है। ये कब आएगा, जब आपके सामने भी आपका स्टडी मटेरियल होगा, नोटबुक होगा, उसके बाद में टेक्स्ट बुक होगा, नोट्स होंगे, तुम्हारा पेन पेंसिल जो है वो सब होगा, और जब मैं ऐसा जैसा कर रहा हूँ यहाँ पे वैसा आप भी करोगे तब आपको ये परफेक्टली आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला। बराबर की नहीं बात है। तो अभी मैं यहाँ पे पहला क्लासिफाई करेंगे और फिर मैं आपको एक दो सम सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको क्या करना है, पूरा टाइप ही अपना कवर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। मैंने आपको प्रॉपरली रूल समझाए है, कौन कहाँ पे जाता है। देखो सबसे पहला ये बात आपको क्लियर रखना है कि रिसिप्ट के जो नाम है, रिसिप्ट के नाम वो या तो कहाँ पे जाएंगे, लाइबिलिटी में, या तो कहाँ पे जाएंगे, इनकम में। और जो नाम पेमेंट के है वो या तो जाएंगे एक्सपेंडिचर में या तो जाएंगे असेट्स में, ठीक है। ये बेसिक रूल, रिसिप्ट, इनकम, लाइबिलिटी, पेमेंट, एक्सपेंडिचर, असेट, एक्सपेंडिचर, असेट। तुम्हारे पास ऑप्शन 4 ही है, यही 4 जगह पे किधर तो जा सकते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं अपन कौन कहां पे जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, दादा एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलता है। प्रिपेयर क्या बनाने का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बनाने का है, ऑफकोर्स यही बनाने का रहता है एनपीओ में। फॉर द ईयर एंडेड, कौन से तारीख का बनाने का है ये, 31 मार्च 2019। और क्या बनाने का है, एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो जिस दिन का आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने वाले हो उसी तारीख का आपको क्या बनाने का है, बैलेंस शीट, ऐसा उसका मतलब होता है। तो मेरे को बताओ, आपको दो ही चीज बनाने का है,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। तो या तो इनकम में जाएगा या तो एक्सपेंडिचर में नाम जाएंगे, और बैलेंस शीट की असेट और लाइबिलिटी में। तो देखो पहले अपन रिसिप्ट का देखते हैं। रिसिप्ट, जब आपके सामने रिसिप्ट वर्ड आएगा, रिसिप्ट, तब आपको पता होना चाहिए रिसिप्ट के नाम या तो लाइबिलिटी में जाएंगे या तो इनकम में, या तो लाइबिलिटी या तो इनकम, या तो लाइबिलिटी या तो इनकम। सबसे पहला रिसिप्ट मिला, अभी मैं क्लासीफाई कर रहा हूं रिसिप्ट के नाम कहां पे आते हैं, मैंने बोला या तो लाइबिलिटी या तो इनकम। सबसे पहला जो बैलेंस दिया जाता है उसको पहले कट करने का, ये पहला फंडा। आप भी आपके टेक्स्ट बुक में करते होंगे, जैसा मैं सॉल्व करते जा रहा हूं तब आपको ये आने वाला है। अभी बैलेंस क्यों कट करने का, ये जो बैलेंस है वो पिछले साल का रहता है, तो ये रिकॉर्ड भी होगा पिछले साल के बुक में। और अभी जो अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं वो तो करंट ईयर का है अकाउंट, तो इस साल के बुक में इस साल का बैलेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, वो यहाँ पे दिया है देखो। लेकिन ये जो बैलेंस है वो पिछले साल का है, जो पिछले साल के बुक में रिकॉर्ड हुआ है, तो उसको अभी इस साल के बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, इसके लिए उसको कट किया, उसको नहीं लिखना है। आगे के नाम, आगे का नाम क्या है, सब्सक्रिप्शन, इनकम में जाएगा। सब्सक्रिप्शन बिजनेस का सबसे बड़ा इनकम है। रिसिप्ट पढ़ रहे, रिसिप्ट के नाम या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। डोनेशन इनकम, एंट्रांस फीस इनकम, इंटरेस्ट इनकम, तमाम नाम इनकम। तो दादा तूने तो बोला था लाइबिलिटी में जाएंगे, कुछ नाम लाइबिलिटी में जा सकते, लेकिन लाइबिलिटी में कौन सा नाम जाएगा ये मैंने लेक्चर के शुरू में समझाया आपको। ऐसा चीज जो आपने अगले साल का लेके रखा है, जैसे कि मैंने बोला था मैंने बच्चे को इस साल पढ़ाया, उसका इस साल का फीस मेरा इनकम है, लेकिन अगले साल का भी फीस लेके रखा है तो वो मेरा लाइबिलिटी है, क्योंकि उसके लिए मैंने इस साल काम किया नहीं है, उसके लिए मेरे को अगले साल काम करना पड़ेगा, तब वो मेरा असेट बनेगा। तो अगले साल का भी पैसा लेके रखना, दैट इज लाइबिलिटी। यहाँ पे तो कुछ नहीं अगले साल का लिया, अगले साल का लेता तो मेंशन करके देते कि वो अगले साल का है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इधर पेमेंट में, पेमेंट के नाम कहां पे जा सकते हैं, पेमेंट के नाम या तो जा सकते हैं एक्सपेंडिचर या तो असेट। देखो यहाँ पे समझाया मैंने, पेमेंट का नाम या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट, या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट। हाँ, सैलरी, एक्सपेंडिचर प्रिंटिंग, एक्सपेंडिचर कमीशन, एक्सपेंडिचर रेंट, एक्सपेंडिचर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, एक्सपेंडिचर फर्नीचर, बच्चा बच्चा जानता है फर्नीचर तो असेट है। और ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस मतलब ही कैश होता है, और कैश कहां पे जाता है, असेट। तो देखो पेमेंट के नाम दो जगह पे गए, कुछ नाम एक्सपेंडिचर, कुछ नाम असेट, कुछ नाम एक्सपेंडिचर, कुछ नाम असेट, को अच्छे से मालूम पड़ा। तो पेमेंट के नाम एक्सपेंडिचर और असेट में ही जा सकते हैं और किधर नहीं। और अब भी अपन मूव ऑन कर रहे हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। एडजस्टमेंट के लिए आपको पहला लेक्चर रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, जहां पे मैंने सारे एडजस्टमेंट आपको अच्छे से सिखाया है, ठीक है। चल देखते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, बंदा बोल रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे पहला वर्ड आ गया आउटस्टैंडिंग और दूसरा वर्ड आ गया रेंट। तो सर मैंने समझाया था आपको कि आउटस्टैंडिंग आ गया कोई भी चीज तो पहला इफेक्ट होता है प्लस, पहला इफेक्ट प्लस। अभी मैंने कुछ टाइम पहले समझाया आउटस्टैंडिंग प्लस, आउटस्टैंडिंग प्लस, किधर भी जाओ आउटस्टैंडिंग ऑलवेज प्लस। अब चेक करने का आउटस्टैंडिंग क्या है, क्या प्लस कर रहे हैं आप, क्या बढ़ा रहे, तो क्या बढ़ा रहे, रेंट। अभी देखेंगे रेंट इनकम है कि एक्सपेंडिचर है। रेंट का नाम इधर तो नहीं दिख रहा है, इधर नहीं है मतलब वो इनकम है नहीं, रेंट का नाम यहाँ पे है, देखो यहाँ पे मिला रेंट। तो रेंट के नाम के ऊपर टिक मार्क करने का, क्योंकि एडजस्टमेंट में रेंट आया है, एडजस्टमेंट में रेंट आया है, इसके लिए टिक मार्क करने का रेंट के नाम के ऊपर। और फिर बताने का दूसरा इफेक्ट, बोलो रेंट क्या है अपने बिजनेस का, एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसके सामने आपने ई लिखा, ई फॉर एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर आप बढ़ा रहे हो, प्लस कर रहे ना, मतलब एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे, और एक्सपेंडिचर बढ़ाना, एक्सपेंडिचर बढ़ाना, एक्सपेंडिचर बढ़ाना मतलब लॉस है, और एक्सपेंडिचर बढ़ा मतलब नुकसान हो रहा है,
और नुकसान हो रहा है इसके लिए इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्यों गया? क्योंकि रेंट एक्सपेंडिचर है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इफेक्ट नहीं जाएगा, उसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा? लायबिलिटी में, क्योंकि लायबिलिटी नुकसान वाला काम है। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 1000 एज एडवांस। एडवांस सब्सक्रिप्शन में 1000 रुपए एडवांस का है, तो डब्बे में टिक मार्क करेंगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर। अभी आप मेरे को बताओ, एडवांस, एडवांस मतलब प्रीपेड एडवांस, ये भी सिखाया मैंने। प्रीपेड एडवांस का पहला इफेक्ट होता है माइनस, प्रीपेड एडवांस माइनस आउटस्टैंडिंग प्लस, प्रीपेड एडवांस माइनस आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड एडवांस। एडवांस आ गया तो पहला इफेक्ट माइनस। अभी चेक करेंगे किसको माइनस कर रहे, ये सब्सक्रिप्शन को माइनस कर रहे रे। सब्सक्रिप्शन अपने बिजनेस का इनकम है, और इनकम कम कर रहे हैं कौन? इनकम कम कर रहे, इनकम कम कर रहे। तो मेरे को बताओ, इनकम कम करना, इनकम अगर कम हो रहा है मतलब तुम्हारे बिजनेस का लॉस हो रहा है, और लॉस होएगा तो जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। यही एडजस्टमेंट आगे खत्म नहीं हुआ, आगे और भी बोला है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, देखो इधर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, कितना रुपया? 500 रुपया। तो वापस सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क आएगा, एक एडवांस का, एक आउटस्टैंडिंग का, एक एडवांस का, एक आउटस्टैंडिंग का, एक एडवांस का, एक आउटस्टैंडिंग का। एडवांस का हो चुका था, अभी आउटस्टैंडिंग। एक किधर भी आउटस्टैंडिंग आ गया तो पहला इफेक्ट मैंने समझाया है, आउटस्टैंडिंग आएगा तो पहला इफेक्ट प्लस, आउटस्टैंडिंग आएगा तो पहला इफेक्ट प्लस। अभी क्या प्लस हो रहा है? इनकम। क्या प्लस हो रहा है? इनकम। क्या प्लस हो रहा है? इनकम। अरे इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ना बैलेंस शीट के असेट में जाएगा। इनकम बढ़ना बैलेंस शीट असेट, इनकम बढ़ना बैलेंस शीट असेट। फिर डेप्रीशिएशन, फिर फर्नीचर, टिक मार्क करेंगे फर्नीचर को, टिक मार्क करेंगे फर्नीचर को। अभी तुम मेरे को बताओ, डेप्रीशिएशन मतलब खराब हो गया फर्नीचर, पहला इफेक्ट माइनस, पहला इफेक्ट माइनस। डेप्रीशिएशन का पहला इफेक्ट माइनस होता है, डेप्रीशिएशन का पहला इफेक्ट माइनस होता है। अभी क्या माइनस हो रहा है रे? असेट। देखो फर्नीचर क्या है? असेट। फर्नीचर माइनस हो रहा है मतलब असेट माइनस हो रहा है, और असेट माइनस होना बिजनेस का नुकसान है, लॉस है, क्योंकि असेट प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी अगर कम हो रही है तो नुकसान है, और नुकसान कहां पे जाएगा? एक्सपेंडिचर। असेट की बात हो रही है तो अगला इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो अगला इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में या तो असेट में या तो लायबिलिटी में। 50% एनपीओ का बेसिक एडजस्टमेंट, 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज। टिक मार्क चढ़ाएंगे एंट्रेंस फीस के ऊपर। इसके ऊपर टिक मार्क चढ़ेगा? एंट्रेंस फीस। और आप बताओ मेरे को, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो रहा है, कैपिटलाइज हो रहा है इसका मतलब एंट्रेंस फीस का इस्तेमाल हो रहा है, और एंट्रेंस फीस का इस्तेमाल करेंगे तो एंट्रेंस फीस कम होते जाएगा, पहला इफेक्ट हो जाएगा माइनस एंट्रेंस फीस, माइनस करेंगे एंट्रेंस फीस से, और बाद में उसको प्लस करेंगे कहां पे? कैपिटल फंड में। आगे एनपीओ का जो वैरायटी अपन पढ़ा रहे, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड कहां पे जाता है? लायबिलिटी में। इसका एक ही इफेक्ट रहता है, एक ही इफेक्ट क्यों दादा? इसका पहला इफेक्ट जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में हो चुका है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट अपने को बनाने का नहीं है, अपना जो बैलेंस शीट है वो क्लोजिंग वाला है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट अपने को है ही नहीं यहाँ पे, तो वो वहां पे पहला इफेक्ट हो चुका है ऐसा मान लो। और ये दूसरा इफेक्ट कहां पे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, कैपिटल फंड। डायरेक्ट कैपिटल फंड को उठाने का, लायबिलिटी के सामने कैपिटल फंड जो नाम है उसके सामने लिख देने का। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली ये सब क्लासिफाई किया। ऐसा आपको पहला क्लासिफिकेशन और एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने पड़ते हैं, और किसके ऊपर कितना टिक मार्क है वो देखना पड़ता है, और बाद में फिर उसका आपको फॉर्मेट में पोस्टिंग करना है। वो भी मैं कुछ टाइम के बाद आपको करके दिखाने वाला।
अभी मैं अगले सम का क्या करता हूँ, क्लासिफिकेशन इस तरीके का अपन करते हैं। ऐसे सारे सम का पहले करते हैं, फिर मैं आपको सम सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप कोई भी नहीं समझा आप कमेंट करा दो, मैं उसके ऊपर आपको अलग से वीडियो बना के या तो पर्सनली रिप्लाई करके आपको समझा सकता हूँ कोई भी चीज। लेकिन यही परफेक्ट तरीका है पढ़ने का। अभी ये नाम कट हुआ है तो उसको लिखना ही नहीं है सम में, जो नाम बाकी है वही लिखने हैं, बराबर कि नहीं, ऐसा चीज है। तो ये हो गया अपना, ये हो गया तुम्हारा पहला सम टाइप ए का। आपने आपके सम में ये अच्छे से लिखा रहेगा, क्योंकि मैं अभी इसको रिमूव कर रहा हूं तो बाद में दिखेगा नहीं, आपको वीडियो रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। अगला सम, ये वाला सम क्या बोला है, प्रिपेयर सॉरी डॉक्टर अभिनव भारत स्टार्टेड अ प्रैक्टिस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ये भाई ने मेडिकल का प्रैक्टिस चालू किया है कभी 1 अप्रैल 2019 को, और उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है कभी का 31 मार्च 2020 का, नीचे दिया, और कुछ एडजस्टमेंट भी बोला है। एंड द एडजस्टमेंट, देखो एडजस्टमेंट यहाँ पे देखो एडजस्टमेंट, और प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का है और बैलेंस शीट बनाने का है, तो वही बनाने का रहता है एनपीओ में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। और ये सब बोर्ड में आ चुका है, ये सब मोस्ट टाइम पे ये बोर्ड में आ चुका है इसके पहले। अभी इसके में क्लासिफिकेशन आपको करके देता है कौन कहाँ पे जाएगा। हम्म सबसे पहला रिसिप्ट, रिसिप्ट के नाम या तो इनकम में जा सकते हैं या तो लाइबिलिटी में, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। सबसे पहला नाम दिया है कैश इंटू, यही तुम्हारा कैपिटल फंड है, यही कैपिटल फंड है जो बहुत सारे बच्चे ढूंढ रहे थे, अरे दिया ही नहीं। ये तुम्हारा कैपिटल फंड है। कुछ बच्चे इसको भी डायरेक्ट इनकम में लिखा था, एग्जाम के टाइम पे बोर्ड के बच्चे फंस गए थे। तो कैपिटल फंड ये लायबिलिटी है। उसके बाद में विजिट फीस इनकम, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसनरी इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट इनकम। इधर पेमेंट के नाम या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट, फर्नीचर असेट, इक्विपमेंट असेट, ड्रग्स एक्सपेंडिचर। ड्रग्स मतलब गोली होता है, गोली जो कैप्सूल अपन खाते हैं ना एंटीबायोटिक, उसको ड्रग्स बोलते हैं। तो मेरे को बताओ वो गोली खर्चा है, एक बार आपने वो गोली खरीद के लाया मेडिकल से, बाद में किसी को बेचने जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, एक्सपेंडिचर। उसके बाद में सैलरी, सैलरी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, कन्वीनियंस एक्सपेंडिचर, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, जर्नल्स एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे बच्चे फंस गए थे, क्या नाम आया था, ड्राइंग, और बच्चों ने ड्राइंग को भी लिखा एक्सपेंडिचर। लेकिन ध्यान रखो फाइनल अकाउंट से 11वीं से सीखते आ रहे, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होता है, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होता है। तो आपको पता रखने का है कि ये जो ड्राइंग है उसके बाजू में लिखना है माइनस कैपिटल फंड। तो ये जो ड्राइंग है 15,000 का, वो कैपिटल फंड में से माइनस करना है। तो ड्राइंग को कैपिटल फंड में से माइनस करना है, बेसिक अकाउंट का रूल, ड्राइंग माइनस कैपिटल फंड, ड्राइंग माइनस कैपिटल फंड, ड्राइंग माइनस होगा कैपिटल फंड से। और अगला नाम है बैलेंस। बैलेंस अभी मैंने समझाया पिछले समय में, बैलेंस मतलब कैश है। तो कैश कहाँ पे जाएगा, असेट, कैश कहाँ पे जाएगा, असेट। तो बस बच्चे फंस गए थे कहाँ पे, ये दो नाम पे, कैश इंटू लाइबिलिटीज में जाएगा जो उन्होंने लिखा था इनकम में, और ड्राइंग्स जो कैपिटल फंड में से माइनस होगा जो बच्चों ने लिखा था एक्सपेंडिचर में। वही खाली गलती हो गई थी बच्चों की। अभी आप उन देखते हैं एडजस्टमेंट, रिसिप्ट इन एरियर्स। देखो ये कुछ वर्ड्स है ऐसे जो वर्ड्स बच्चों को लगता है कि अरे यार दादा ने तो ये तो हमको सिखाया नहीं, लेकिन थोड़ा अपने को इंग्लिश भी आना चाहिए। एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, एरियर्स मतलब बाकी है,
तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। तो ये एरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग है। क्या आउटस्टैंडिंग है? विजिट फीस एंड डिस्पेंसनरी। तो टिक मार्क करेंगे विजिट फीस को एंड डिस्पेंसनरी को, बराबर है। अभी आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट आप सब जानते हो, पहला इफेक्ट प्लस। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज पहला इफेक्ट प्लस। अभी क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? विजिट फीस एंड डिस्पेंस दोनों इनकम है। इसका मतलब अपने बिजनेस का इनकम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है इनकम। दोनों इनकम है, इनकम बढ़ रहा है। और इनकम बढ़ना अपने लिए असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट पे जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, देखो अभी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, रेंट एंड सैलरी। टिक मार्क कराएंगे रेंट को और सैलरी को। बोर्ड में आज आया है ये सब। इधर भी आउटस्टैंडिंग, इधर तो क्लियर लिखा है, मतलब पहला इफेक्ट प्लस। लेकिन अभी क्या आउटस्टैंडिंग है रे? सैलरी यानी रेंट। अरे सैलरी यानी रेंट अपने बिजनेस का एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर बढ़ाने का है। एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो बिजनेस को नुकसान, लॉस। एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो नुकसान होगा, इनकम बढ़ेगा तो असेट होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो लाइबिलिटी होगा। इसके लिए दूसरा है पे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी पे। आपके सामने दोनों एक दूसरे के अपोजिट बातें हैं, एक के नीचे एक। आगे स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000, स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000, स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000, स्टॉक ऑफ ड्रग्स 1000। डब्बे में टिक मार्क चढ़ाएंगे ड्रग्स को। दादा ये ड्रग्स था, ये ड्रग्स था, इधर तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कौन सा ड्रग्स है। तो ये एक एडजस्टमेंट की वजह से बच्चों का सम रॉन्ग गया था। ये जो ड्रग्स है ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स। एक नया कंसेप्ट में अभी एडजस्टमेंट में आपको जोड़ के दे रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग, क्लोजिंग माइनस, क्लोजिंग ऑलवेज माइनस, ओपनिंग ऑलवेज प्लस, क्लोजिंग ऑलवेज माइनस। दादा ये क्लोजिंग है वो कैसे मालूम पड़ा? जो एडजस्टमेंट में आता है ना ऑलवेज क्लोजिंग रहता है, एडजस्टमेंट में आई हुई बातें ऑलवेज क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स है। और क्लोजिंग का पहला इफेक्ट हमेशा क्या होता है? माइनस। दादा अभी दूसरे इफेक्ट क्या क्या करेंगे? डब्बे में चेक करेंगे रे ड्रग्स क्या है। ड्रग्स देखने जा रहा है, ड्रग्स एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। अरे एक्सपेंडिचर कम होएगा तो नाचेंगे हम लोग, वाओ थैंक यू कम हो गया एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कम होना अपने लिए बैलेंस शीट के असेट में जाएगा, बैलेंस शीट के असेट में। अगला नाम है डेप्रीशिएशन, ये तो सब बच्चे जानते हैं। अंडरलाइन करेंगे डेप्रीशिएशन को, अंडरलाइन करेंगे फर्नीचर, अंडरलाइन इक्विपमेंट। डब्बे में टिक मार्क करेंगे फर्नीचर को, इक्विपमेंट को। अरे डेप्रीशिएशन हो गया मतलब असेट खराब हो गया, पहला इफेक्ट माइनस। असेट खराब होएगा तो उसका वैल्यू कम ही होगा। अभी देखते, असेट खराब होने से उसका वैल्यू कम हो रहा है, तो हम नाचेंगे कि रोएंगे? 100% नो रोएंगे, क्योंकि फर्नीचर इक्विपमेंट अपने बिजनेस का असेट है और असेट कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है। तुम मेरे को बताओ, असेट अगर कम हो रहा है, असेट अगर कम हो रहा है, असेट अगर कम हो रहा है तो अपने बिजनेस को एक्सपेंडिचर होगा, खर्चा होगा। तो दूसरा इफेक्ट जाएगा एक्सपेंडिचर में। कहां पे जाएगा? एक्सपेंडिचर में। तो ये था, ये पूरा सम का क्लासिफिकेशन था, जो बच्चों को पहले क्लासिफाई करना था और बाद में इसका पोस्टिंग करना था, मतलब फॉर्मेट में उतारने का था। फॉर्मेट में कैसा उतारने का है वो अब तक मैंने दिखाया नहीं, लेकिन कौन कहां पे जाता है, किसके क्या इफेक्ट्स आते हैं, वो मैंने अभी अच्छे से आपको समझाया। अभी अगला सम देखते हैं। आपको ये सारा करके लेना पड़ेगा तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, तुम्हारे नोट्स में, तभी आपको आने वाला है ये। अगला जी। सर ये किसका सम है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला, पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला का ये अकाउंट है परभनी का। एंड एडजस्टमेंट गिवन, एडजस्टमेंट भी दिए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का है। और क्या बनाने का है? बैलेंस। हम लोग क्या नया सीख रहे हैं? वही तो सीख रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही बनाने का और बैलेंस शीट बनाने का। देखते
और क्या दिया है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट एज यूजुअल जो मिलता है, और ये तुम्हारे क्या, एडजस्टमेंट, सब में यही रहता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट। चल अब भी ये सब में कुछ तो नया अपने को सीखने को या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहला मिलेगा रिसिप्ट, बाद में मिलेगा पेमेंट। रिसिप्ट जाता है या तो इनकम में या तो लाइबिलिटी में, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी, ये दो ही जगह पे ये जाता है। चल सबसे पहले मैंने आपको समझाया था इसके पहले वाले सब में जो बैलेंस दिया जाता है उसको कट करना है। दादा ये किसको क्यों कट करना है, ये पिछले साल का है, उसका रिकॉर्ड पिछले साल हुआ है, उसका रिकॉर्ड इस साल करना नहीं है। अगला नाम है सब्सक्रिप्शन। अब आएगा मजा, क्योंकि जो मैंने कंसेप्ट सिखाया था आपको, अरे इस साल का सब्सक्रिप्शन होगा वो मेरा इनकम है, लेकिन अगले साल का भी लेके रखूंगा तो वो मेरा लाइबिलिटी है। लेकिन पहले दादा ये तो बता, अपना इस साल है वो कौन सा है, कौन सा साल है अपना इस साल? तो देखो यहाँ पे ऊपर देखने का, ये डब्बे के ऊपर यहाँ पे डेट दिया जाता है। ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को, 19 को अपना साल खत्म हो रहा है, मतलब ये साल चालू हुआ रहेगा 18 को। तो तुम्हारे बिजनेस का साल ये है 18-19, तुम्हारे बिजनेस का साल 18-19 है, 18-19 का सब्सक्रिप्शन तुम्हारे बिजनेस का इनकम है। और उसके अगले साल का जो सब्सक्रिप्शन रहता है, उसके अगले साल का नेक्स्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो तुम्हारे बिजनेस का हो जाएगा लाइबिलिटी, क्योंकि वो अगले साल का आप लेके रखे हो। तो देख साल खत्म हो रहा है 19 को, चालू हुआ रहेगा 18 को, 18-19 इनकम। देखो तो यहाँ पे दिया 18-19, ये अपने बिजनेस का इनकम है, और ये जो 19-20 है वो अगला साल है, अगला साल तो ये जाएगा लाइबिलिटी में। जो इस साल है वो तुम्हारा इनकम, अगला साल है वो लाइबिलिटी, और बाकी का कोई त्रास नहीं, ये इसी साल के इनकम। अगर ये अगले साल के रहते तो ऐसा ईयर आता, दिया ही नहीं, मतलब इस साल का है। रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंट्रांस फीस इनकम, सारे इनकम। अभी ये बाजू में सैलरी एक्सपेंडिचर, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर नाम में ही है, सन्ड्री नाम में एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है इन्वेस्टमेंट इज नॉट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट इज असेट। प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, फिक्स डिपॉजिट असेट। अरे अगर अपना बैंक में एफडी है तो अपना असेट है वो। कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक पर असेट, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट। ये जो बैलेंस था वो पिछले साल का था, कट किया। ये देखिए ये कंसेप्ट अच्छा सा जो मैंने अभी समझाया आपको, एडजस्टमेंट। देयर आर 500 मेंबर्स और हर एक बंदा 50 रुपया भर रहा है सब्सक्रिप्शन का। मैंने बोला कि सब्सक्रिप्शन मतलब देंगे होता है, डोनेशन होता है। 500 मेंबर है और एक बंदा 50 रुपया दे रहा है, तो कितना पैसा जमा होना चाहिए रे, एक बार समझाता है। ये देख 500 मेंबर इंटू 50, तो पैसा जमा होना चाहिए था 5 5 25, 1 2 3। वैसे देखने जाएंगे तो 25,000 जमा होना चाहिए था, लेकिन अभी देख रहे हैं यहाँ पे मेरा जमा हो गया है खाली 18,410 रुपया। जमा होना चाहिए था 25,000, जमा हो गया है 18,410 रुपया। इसका मतलब अभी भी सब्सक्रिप्शन का पैसा आने का बाकी है, बराबर कि नहीं? सब्सक्रिप्शन मतलब क्या मैंने बोला, इनकम। ये अपना सामने वाला जो मेंबर है अपने, ये जो जो बिजनेस है, क्या नाम है बिजनेस का, पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला। ये व्यायामशाला के जो मेंबर है, जो लोग वहां पे व्यायाम करने आते रहेंगे, उनके पास से टोटल 25,000 रुपए जमा होना चाहिए था, क्योंकि एक बंदा 50 रुपए दे रहा है, 500 लोग 50 के हिसाब से 25,000 देंगे, तो उन्होंने देना चाहिए था टोटल 25,000, लेकिन जमा हुआ है खाली कितना, 18,410। तो 18,410 रुपए जमा हो रहा है, इसका मतलब अभी भी पैसा आने का क्या है, बाकी है।
तो यहाँ पे वर्ड दिया ही नहीं उसने, क्या, आउटस्टैंडिंग करके। लेकिन अभी आपको यहाँ पे समझने का है कि आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है। तो अभी आपको मालूम पड़ा ये आउटस्टैंडिंग है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि टोटल 25,000 जमा होना चाहिए था, लेकिन जमा हो गया है कितना खाली? कितना जमा हो गया है खाली तुम्हारा? 18,410। वो भी मैंने रॉन्ग बताया, 18,410 जमा नहीं हुआ, 18,000। अभी इस साल का देखो, इसी साल का एनुअल सब्सक्रिप्शन, इस साल का 25 जमा होना चाहिए था, लेकिन इस साल का जमा हुआ है खाली 18 ही। इस साल का जमा हुआ है खाली 18। इसका मतलब इस साल का अपना 7,000 रुपए आना बाकी है। तो वो एडजस्टमेंट क्या है यहाँ पे लिख रहा है, आउटस्टैंडिंग है 7,000 रुपया। कितना मिला है तुमको खाली? 18। कितना मिलना चाहिए था? 25। मतलब अभी भी कितना बाकी आने का? 7,000। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट होता है प्लस, टिक मार्क चढ़ाएंगे 18, 19। पूरा रामायण इस साल का चल रहा है, इसके ऊपर टिक मार्क नहीं, इसी साल का। तो मेरे को बताओ, पहला इफेक्ट प्लस क्या बढ़ा रहे हैं अपन? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन तो अपना इनकम है, और इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। आगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, टिक मार्क चढ़ाएंगे सैलरी को। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट होता है प्लस। अभी चेक करेंगे सैलरी क्या है। देखने गया, सैलरी एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो लॉस होएगा। कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। लॉस हो रहा है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी। ए द असेट, 1 अप्रैल 2018 को तुम्हारे बिजनेस में कौन से असेट थे? 1 अप्रैल 2018 मतलब तुम्हारे बिजनेस का पहला दिन, क्योंकि साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019। तो शुरुआत रहेगा 1 अप्रैल 2018 को, क्योंकि अप्रैल के टाइम पे 18वां साल रहेगा और मार्च के टाइम पे 19 रहेगा। तो ये तुम्हारा 12 महीने का पीरियड है। तो जब तुम्हारा बिजनेस का साल खत्म हुआ, तभी तुम्हारे पास ये असेट थे, बिल्डिंग यानी फर्नीचर। तो आपको ये जो बिल्डिंग है उसको असेट में लिखना है, और ये जो फर्नीचर है उसको भी कहां पे लिखना है? असेट में। ये दोनों अपने बिजनेस के क्या है? असेट है। उसके बाद में प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, देखो इसका डेप्रिसिएशन भी हो रहा है। देखो बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो रहा है, फर्नीचर का हो रहा है 5%, 10%, 5%, 10%, 5%, 10%। दादा अभी टिक मार्क किधर करेंगे? इधर तो नाम नहीं है, वो नाम यहाँ पे दिए। तो इसके ऊपर टिक मार्क चढ़ाएंगे, इसके ऊपर टिक मार्क चढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें से ये डेप्रिसिएशन का पैसा माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट आता है माइनस। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट खराब हो गया। असेट खराब होएगा तो पहला इफेक्ट हो जाएगा माइनस। ये दादा असेट है रे, ये बिल्डिंग असेट है, फर्नीचर भी असेट है, और असेट कम होना लॉस है, और लॉस कहां पे जाएगा? एक्सपेंडिचर में। आगे 50% एंट्रांस फीस कैपिटलाइज, टिक मार्क करेंगे। एंट्रांस फीस को पहला इफेक्ट हो जाएगा माइनस, दूसरा इफेक्ट हो जाएगा प्लस कैपिटल फंड। अरे एंट्रांस फीस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंट्रांस फीस खत्म हो जाएगी, लोन लेना पड़ेगा, प्लस बिल्डिंग फंड, एनपीओ का फेवरेट एडजस्टमेंट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% हैज बी एक्रूड फॉर 6 मंथ। एक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एक्रूड आउटस्टैंडिंग, एक्रूड आउटस्टैंडिंग, एक्रूड आउटस्टैंडिंग, एक्रूड आउटस्टैंडिंग। टिक मार्क चढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट का है इंटरेस्ट। तो एक्रूड मैंने बोला आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट होता है प्लस। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट होता है प्लस, आउटस्टैंडिंग प्लस। तो तुम मेरे को बताओ क्या प्लस हो रहा है? इन्वेस्टमेंट, असेट। अरे असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है। असेट बढ़ेगा तो हमारे लिए बिजनेस को क्या हो जाएगा? इनकम, इनकम क्या हो जाएगा? इनकम। आगे कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड आपको पता है लाइबिलिटी में रहेगा, कैपिटल फंड लाइबिलिटी। मोस्ट टाइम भी सम है, बहुत अच्छा सम है, बराबर कि नहीं बरता है। इसका बाद में आपने को क्या करना है? पोस्टिंग करना है, सम में लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला सम,
ये एक सम है, ये एक है, अब दो ही सम है। टोटल तुम्हारे बुक में देखने जाएंगे तो 8 ही सम है, सॉरी 5 ही सम है जो टाइप ए के है, लेकिन ये बोर्ड में आ चुका है, ये वैरायटी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, देखते हैं इसमें से कौन कहां पे जाएगा। रिसिप्ट, रिसिप्ट के नाम जाएंगे इनकम या तो लाइबिलिटी। चल, एडमिशन फीस इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, डोनेशन पर इनकम, लाइबिलिटी का नाम कोई ही नहीं। पेमेंट के नाम जाएंगे या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट्स। बोलो, फर्नीचर, असेट, स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर, ऑफिस रेंट, एक्सपेंडिचर, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स, एक्सपेंडिचर, टेलीफोन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, असेट, बैलेंस, बैलेंस के दो नाम है, कैश इन एंड कैश आउट बैंक, ये भी असेट, ये भी असेट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपया, टिक मार्क चढ़ाएंगे सब्सक्रिप्शन को, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट प्लस, देखने गया इनकम है, इनकम बढ़ रहा है तो जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। डेप्रीशिएशन फर्नीचर, टिक मार्क चढ़ाएंगे, फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन का पहला इफेक्ट माइनस, देखने गया फर्नीचर कौन है, फर्नीचर असेट है, अरे असेट कम हो रहा है रे, असेट कम होना घाटे का सौदा है, एक्सपेंडिचर, अगला इफेक्ट एक्सपेंडिचर। फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस, पूरा एडमिशन फीस का पैसा और 50% डोनेशन, डोनेशन दोनों को टिक मार्क चढ़ाया, एडमिशन फीस और डोनेशन क्या करने का है, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज मतलब पहला इफेक्ट माइनस इनकम, एडमिशन फीस को भी माइनस करना पड़ेगा और डोनेशन को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस, और दूसरा इफेक्ट क्या है, प्लस। प्लस कहां पे प्लस करेंगे, कैपिटल फंड में, पहला इफेक्ट माइनस इनकम, दूसरा प्लस कैपिटल फंड, माइनस इनकम प्लस कैपिटल फंड, माइनस इनकम प्लस कैपिटल फंड, माइनस इनकम प्लस कैपिटल फंड। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्या बनाने का है, बैलेंस शीट, दोनों बनाने का है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, एनपीओ में दोनों बनता है। एक नॉर्मल सम था, एकदम नॉर्मल सम, सिंपल सम है, and the last sum based on type A, जो मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, बेस्ड ऑन टाइप ए। ठीक है, विठाई महिला मंडल का ये सम है, पंढरपुर का है ये विठाई महिला मंडल, जिनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको दिया है, कौन से तारीख का, 31 मार्च 2018 का। अभी सबसे पहला दिया है उन्होंने रिसिप्ट, रिसिप्ट जाता है या तो इनकम में या तो कुछ नाम जाते हैं लाइबिलिटी में, अगले साल का कुछ रहेगा तो लेके रखा रहेगा तो, पेमेंट का या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट, ऐसा लिख सकते हैं। पहला बैलेंस ऑलवेज कट होता है, ऑलवेज कट बैलेंस, ऑलवेज पहला बैलेंस कट, पिछले साल का है ना, कट करेंगे। चलो आगे, एंट्रांस फीस इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, मिसलेनियस इनकम, ये सारा कहां पे जाएगा, इनकम में। ठीक है, सारे बच्चे अपने अपने टेक्स्ट बुक में कर रहे हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा करते जाओगे तो ही आपका प्रैक्टिस होने वाला है, अदरवाइज नहीं। फिर अगला ना, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स टू फर्नीचर एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ये असेट है, ये भी असेट, कैश इन एंड असेट, कैश एंड बैंक भी असेट। अभी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है तुम्हारा कैपिटल फंड, कैपिटल फंड का एक ही इफेक्ट आता है, लायबिलिटी। अगला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, टिक मार्क चढ़ाएंगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट होता है प्लस, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट होता है प्लस। फिर चेक करते हैं क्या बढ़ रहा है, इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम है, और इनकम बढ़ना अपने लिए फायदे का बात है, तो जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। आगे, एंट्रांस फीस कैपिटलाइज, टिक मार्क करेंगे एंट्रांस फीस को,
कैपिटलाइज का पहला इफेक्ट होता है माइनस इनकम और दूसरा इफेक्ट प्लस कैपिटल अर्न। आगे रेंट पेड इंक्लूड 800 रुपया। ये दादा इंक्लूड का मतलब होता है एडवांस। इंक्लूड का मतलब होता है एडवांस। और टिक मार्क चढ़ाएंगे रेंट के ऊपर। ये कुछ वर्ड्स है ऐसे जिसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एरियर्स, आउटस्टैंडिंग, इंक्लूड, एडवांस। तो एडवांस मतलब एडवांस का पहला इफेक्ट आता है माइनस। ये एडजस्टमेंट का पहला इफेक्ट माइनस। अभी रेंट क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। एक्सपेंडिचर कम होना अच्छी बात है। एक्सपेंडिचर कम होना अच्छी बात है, जाएगा बैलेंस शीट के असेट। और तुम्हारे बिजनेस में कुछ असेट है, देखो लिखा है दे हैव द फॉलोइंग असेट। जब तुम्हारा बिजनेस चालू हुआ तब तुम्हारे बिजनेस में कुछ असेट और लाइबिलिटीज है। आपको जानने का ये कहां पे जाएगा? फर्नीचर दादा असेट में जाएगा, बिल्डिंग ये भी असेट में जाएगा, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये लाइबिलिटी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुछ खर्चा भरने का अभी भी बाकी है, मतलब वो कर्जा है, वो लाइबिलिटी में जाएगा। फर्नीचर बच्चा बच्चा जानता है असेट, और बिल्डिंग बच्चा बच्चा जानता है कहां पे जाएगा? असेट में। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये अपने बिजनेस का कर्ज है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली आपको जो भी टाइप ए के समय वो क्लासिफाई करके दिए हैं, और अभी मैं आपको इसमें से एक दो सम सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपको पूरा कंसेप्ट जो है एनपीओ का वो अच्छे से समझ में आ जाए। कौन सा वाला? टाइप ए, जिसका नाम है कैपिटल फंड गिवन। कैपिटल फंड गिवन, कैपिटल फंड इज गिवन। ठीक है। चलो इसमें किसके ऊपर टिक मार्क है? एंट्रांस विथ सब्सक्रिप्शन एंड रेंट, ये तीन ही नाम के ऊपर टिक मार्क है। सारे अपने आपके इसमें किया रहेगा, इसमें ऐसा सेटिंग नहीं है डिजिटल बोर्ड में। इसके ऊपर टिक मार्क है वो आपको याद रखना है। ये देखो ये आपका सम, और अभी अपने को इसका क्या करने का है? पोस्टिंग। ये सम का भी इसमें पोस्टिंग करना है, पूरा लिखना है इसमें। ठीक है। अभी देखते हैं अपन कौन कहां पे जाता है। वो आपने देखा है ऑलरेडी, आपने अभी नोट्स में लिख के लिया है, और अभी अपन इसका इफेक्ट देते हैं। राइट है? बोलो। सबसे पहले यहां से शुरू होगा, आपने ऑलरेडी लिख के लिया है कौन कहां पे जाता है। पहला कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो कट हुआ है। अगला नाम है एंट्रांस पे, सब्सक्रिप्शन, मिसलेनियस, रिसीप्ट, ये तीनों इनकम में जाते हैं। तो सबसे पहला नाम है एंट्रांस फीस, कहां पे जाता है? इनकम। आपने लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, तो एंट्रांस फीस को उठाऊंगा, इनकम में लिखूंगा। ये सब्सक्रिप्शन के लिए जगह छोड़ देता हूं, एक दो लाइन छोड़ के, फिर यहाँ पे लिखता हूं बाय एंट्रांस फीस। पूरा वर्ड लिखना है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, लिखा है, आप पूरा लिखना है। एंट्रांस फीस का पैसा है 3,500, इनर में लिखने का 3,500। अभी ये तो बेसिक चीज है, आप जानते हो टिक क्यों इनर में लिखा। उसके ऊपर टिक मार्क है, टिक मार्क रहेगा तो इनर में लिखते, टिक मार्क नहीं रहेगा तो आउटर में लिखते। अभी मैं क्लासिफाई करके दिया, तभी आपने टिक मार्क करके लिया है। तो टिक मार्क रहेगा इनर, टिक मार्क नहीं रहेगा आउटर। तो कितना टिक मार्क है? तो एंट्रांस फीस के ऊपर एक ही टिक मार्क किया, एक टिक मार्क रहेगा एक लाइन छोड़ने का, दो टिक मार्क रहेगा तीन लाइन छोड़ने का, तीन टिक मार्क रहेगा पांच लाइन छोड़ने का, एक एक लाइन, दो टिक मार्क तीन लाइन, तीन टिक मार्क पांच लाइन। एंट्रांस फीस के ऊपर एक ही टिक मार्क है, तो एक लाइन उसके नीचे छोड़ देने का। देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया। अगला नाम है सब्सक्रिप्शन, वो भी इनकम है, मतलब इनकम। देखो इनकम साइड में लिखूंगा कितना रुपया है सब्सक्रिप्शन? 19,000। इसके ऊपर भी टिक मार्क है, इसके लिए अंदर लिखा, उसके लिए तो जगह छोड़ के ही रख। अगला नाम है मिसलेनियस रिसिप्ट, वो भी इनकम है, तो इनकम में ही जाएगा। दादा ये लाइन छोड़ा है ना, तो उसके अगले लाइन में मिसलेनियस। दादा इसके ऊपर टिक मार्क है क्या? नहीं है। इसके ऊपर टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्ट बाहर लिखेंगे 850, डायरेक्ट बाहर। क्यों लिखा बाहर? उसके ऊपर टिक मार्क नहीं है। जिसके ऊपर टिक मार्क नहीं है वो आउटर में, टिक मार्क है वो इनर में, टिक मार्क नहीं है वो आउटर में। तो अगला अभी इधर है
स्टेशनरी, स्टेशनरी कहाँ पे आता है? एक्सपेंडिचर। टिक मार्क है क्या? नहीं है। एक्सपेंडिचर तो इधर है, टू स्टेशनरी। डेबिट का शुरुआत टू से होता है, क्रेडिट का बाई से होता है। स्टेशनरी कितना रुपया? 600 रुपया। आउटर में टिक मार्क नहीं है। अगला नाम रिपेयर्स टू फर्नीचर, वो भी एक्सपेंडिचर है। टू रिपेयर्स टू फर्नीचर, कितना रुपया रिपेयर्स टू फर्नीचर? 95 रुपीज ओनली। अगला नाम है, इधर शायद टेक्स्ट बुक में मिस्टेक्स हुए। ये जो अमाउंट दिए ना, अमाउंट, इसके ऊपर एक एक जीरो है, वो जीरो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपको 46,350 होगा ही नहीं। अभी 600 है ना, तो आपको लिखना है 6,000, तो मैं यहाँ पे 6,000 बना देता हूँ। और ये जो 95 है उसको लिखना है 950। थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, सब में टेक्स्ट बुक में प्रिंट नहीं हुआ है। फिर अगला नाम है रेंट। रेंट के ऊपर टिक मार्क था, एडजस्टमेंट आया है, तो रेंट को इनर में लिखना पड़ेगा। टू रेंट एक्सपेंडिचर है, कितना रुपया है रेंट का पैसा? 8,300। एक लाइन छोड़ेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में सारा जैसा मैंने पहले क्लासिफिकेशन करके दिया है वो रखोगे तो ही समझेगा। ये तो इधर अभी देखोगे, यार ये अंदर क्यों लिखा, बाहर क्यों लिखा, कुछ नहीं मालूम पड़ेगा। तुम्हारे सब में आपने करके लिया है, टिक मार्क है इसके लिए अंदर, टिक मार्क नहीं है तो बाहर। सैलरीज, सैलरीज के ऊपर टिक मार्क है क्या? सैलरीज का नाम एडजस्टमेंट में नहीं था, तो सैलरीज के ऊपर नहीं है टिक मार्क, डायरेक्ट आउटर में जाएगा। कितना है सैलरीज का पैसा? 15,000। टिक मार्क नहीं है बाहर, टिक मार्क होता तो अंदर। अगला नाम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टिक मार्क नहीं है। पूरा नाम लिखो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 450 रुपए। और अगला नाम है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये पूरा फिगर उतारने का है, क्योंकि वो अंदर दिया तो उसका प्रिंट हुआ है, तो ये दोनों असेट में है, तो असेट में जाएंगे तो इधर जाएंगे। हमारा कैश इन हैंड, कितना रुपए है कैश इन हैंड? 1,650। टिक मार्क नहीं है इनके ऊपर। और अगला नाम है कैश एट बैंक, कितना रुपया है ये? 14,000 रुपए। ठीक है, 14,000 रुपए है। अभी सारा पोस्टिंग खत्म, ऑलमोस्ट 12 मार्क्स का समय, उसमें से 5-6 मार्क्स यहाँ पे आपको मिले। अभी एडजस्टमेंट, पहला नाम दिया है कैपिटल फंड। चलो कैपिटल फंड, कैपिटल फंड का इफेक्ट आपने लिखा है तुम्हारे नोटबुक में, अभी तुम लोगों ने लिखा है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। यहाँ पे कैपिटल फंड आता है लाइबिलिटी में, देखो यहाँ पे कैपिटल फंड है। कितना रुपया कैपिटल फंड? 90,000। ऑलवेज इनर में लिखने का, तो क्यों इनर में लिखने का आगे आपको बताऊंगा। अगला नाम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पहला इफेक्ट आपने लिखा है अभी प्लस। ढूंढेंगे सब्सक्रिप्शन को कहां पे, इसमें तो नहीं है, ये देखो सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे पहला इफेक्ट प्लस, यहाँ पे मेंशन करेंगे आउटस्टैंडिंग। कितना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग? 4,000। पहला इफेक्ट प्लस, तो ये 19 और ये 4, 19 और 4 मिलके हो जाएगा तुम्हारा 23,000। ठीक है, पहला इफेक्ट प्लस। दूसरा इफेक्ट इधर से भी आप पे कर सकते हो, अरे इनकम पहला 19 था अभी 23 हो गया, इनकम 19 था 23 हो गया, इनकम 19 था 23 हो गया, अच्छी बात है, मतलब असेट हो गया, तो यहाँ पे जाके असेट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग, कितना रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था? 4,000। अगला नाम एंट्रांस फीस, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज हो गया। एंट्रांस फीस ढूंढेंगे, एंट्रांस फीस को कहां पे? एंट्रांस फीस, ये देखो एंट्रांस। कैपिटलाइज पहला इफेक्ट आपने लिखा है अभी माइनस, कितना? कैपिटलाइज एंट्रांस फीस कुछ दिया नहीं, 50%, 30%, कुछ नहीं दिया, मतलब पूरा माइनस, पूरा माइनस करेंगे 3,500, तो बाहर बचेगा नील, जीरो नहीं लिखने का अकाउंट। पहला इफेक्ट हो गया माइनस, माइनस इनकम, इसमें से माइनस करना था। दूसरा इफेक्ट प्लस कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड है, इसमें प्लस करेंगे।
इसको एंट्रांस फीस को कितना रुपया माइनस किया था 3,500, तो प्लस भी करेंगे 3,500। आगे रेंट पेड इंक्लूड 800 रुपया, रेंट पेड इंक्लूड, इंक्लूड मतलब एडवांस, एडवांस का पहला इफेक्ट आपने लिखा है माइनस, रेंट, रेंट कहां है रेंट, रेंट 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 रेंट, यहाँ पे लिखेंगे माइनस एडवांस, एडवांस लिखो, इंक्लूड लिखो, जो मांगता है वो लिखो। कितना एडवांस रेट 800 रुपया, तो यहाँ पे लिखा 800 रुपया। तो बोलो 8,300 में से 800 रुपया माइनस करना है तो बचेगा कितना 7,500। ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट इधर से भी तय कर सकते हो, बोलो एक्सपेंडिचर कम हो गया, पहला 8,300 था अभी हो गया 7,500। अरे पहला 8,300 था अभी 7,500, खर्चा कम हो गया। खर्चा कम होना अपने लिए अच्छी बात है, तो अच्छी बात है तो कहां पे जाएगा असेट में, दैट इज एडवांस रेंट। अगला एडजस्टमेंट, बंदा बोलता है कि कुछ सम में असेट है और कुछ लाइबिलिटी है, तो असेट असेट में लिखेंगे, लाइबिलिटी लाइबिलिटी में लिखेंगे। बोलो क्या नाम है पहला अगला एडजस्टमेंट, फर्नीचर, फर्नीचर कहां पे जाएगा असेट, क्या उसका डिप्रिसिएशन हुआ है नहीं है, डायरेक्ट बाहर न वजह। अगला नाम क्या है बिल्डिंग, वो भी असेट, कितना है वो 70,000। अगला नाम क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में लिखेंगे, ये लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना रुपया है 12,000 रुपया, ठीक है। तो मेरे को बताओ यहाँ पे अपना पूरा एडजस्टमेंट भी हो गया, पूरा पोस्टिंग भी हो गया, मतलब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट भी उतारा और एडजस्टमेंट भी उतारा। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको कैसा टैली किया जाता है। टैली करना एकदम सिंपल काम। देखो टैली कैसा किया जाता है, दोनों साइड में आमने सामने ऐसा लाइन मारने का है, दोनों साइड में आमने सामने, और फिर चेक करेंगे कौन से साइड का टोटल हैवी है। मैं यहाँ पे मोबाइल पे कैलसी मार रहा हूं, आपको ये खुद से करना है, बिकॉज आपको ये एग्जाम में कैलसी वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला, बराबर की नहीं है। अभी आप चेक करेंगे इसमें से कौन सा बाजू हैवी है, ये साइड का टोटल ज्यादा है कि ये साइड का है। ये तो 23,850 है और 15,722 यही जाता है। तो पहला 6,000 प्लस 950 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 450, तो ये तुम्हारा आ रहा है 29,900 रुपया। दादा जो साइड का टोटल ज्यादा वो दोनों बाजू में लिखने का पहला फंडा, जो साइड का टोटल ज्यादा वो दोनों बाजू में, तो ये ज्यादा रहता तो ये दोनों बाजू में। अभी बड़े वाले टोटल में से ये ज्यादा टोटल है, उसमें से ये पैसा माइनस करने का, माइनस 23,000 माइनस 850, तो बच रहा है तुम्हारा 6,050, वो इधर लिखने का 6,050। दादा इधर क्यों लिखा, जो साइड का टोटल कम उधर लिखने का। अभी इधर टोटल ज्यादा था तो इधर नहीं लिखने का आंसर, आंसर इधर लिखने का जो बाजू में टोटल कम रहता है, तो इधर का कम रहता तो इधर लिखते। अभी इधर आंसर आया तो उसको नाम देने का है बाय डेफिसिट, कैरी डाउन डेफिसिट। तो इधर नाम इधर आता ना आंसर तो उसको नाम देते सरप्लस, इधर आया तो डेफिसिट, उधर आया तो सरप्लस। उधर कब आता आंसर, जब ये बाजू का टोटल कम रहेगा। अभी टोटल इसका ज्यादा था तो आंसर कहां पे लिखना है जहां का टोटल कम है, तो इधर कम था तो इधर लिखा। अभी ये डेफिसिट है ना, डेफिसिट उसको लेके आपको इधर आना है, इधर देखो यहाँ पे डेफिसिट आएगा तो माइनस होता है, सरप्लस आएगा तो प्लस होता है। पहला ये दोनों को सॉल्व करते हैं। 90,000 में 3,500 प्लस करना है तो ये हो जाएगा 93,500, और फिर यहाँ पे लिखने का है माइनस डेफिसिट। दादा अगर मान लो यहाँ पे आंसर आता तो सरप्लस, इसको नाम देते सरप्लस, और सरप्लस इधर आके प्लस होता है, और अभी तुम्हारा आया है डेफिसिट, ये देखो डेफिसिट, डेफिसिट इसमें आके क्या होता है माइनस, कितना 6,050। डेफिसिट माइनस होता है, सरप्लस प्लस प्लस होता है, डेफिसिट माइनस सरप्लस प्लस। बोलो 93,500 में से
93,500 में से 6,050 क्या करने का है, लेस, तो बचेगा 87,450। और अभी अपने को बैलेंस शीट टैली करना है, जो दोनों साइड का टोटल अपने को सेम मिलना चाहिए। तो तुम्हारा 87,450 प्लस 12,000, तो ये हो रहा है 99,450। 99,450 और इसका भी टोटल उतना ही आना चाहिए, 1,650, 14,000 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 9,000 प्लस 70,000, तो ये भी हो रहा है 99,450। मतलब अपना सम 100% कैसा है, एक्यूरेट है। ठीक है, दादा और कुछ फिनिशिंग बाकी है क्या? हाँ, थोड़ा फिनिशिंग बाकी है, देखते हैं क्या बाकी है। यहाँ पे ईयर एंडिंग का डेट लिखना है, 31 मार्च 2018, डब्बे के ऊपर का डेट 31 मार्च 2018। और यहाँ पे भी 31 मार्च 2018। और किसका सम है? विठाई महिला मंडल पंढरपुर, तो इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे लिखना है विठाई महिला मंडल पंढरपुर, विठाई महिला मंडल पंढरपुर। अब जाके ये तुमको परफेक्टली इसके पूरे 12 के 12 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एनपीओ क्या होता है, क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, सॉल्यूशन में क्या बनाने का है, फॉर्मेट कैसा होता है, कैसा क्लासिफाई करना है, कहाँ पे कौन जाता है, कैसा पोस्टिंग करना है, कैसा टैली करना है, सारा चीज सीखा है। यहाँ पे मैंने 5 सम दिखाया, उसमें से एक सम मैंने सॉल्व करके बताया। आपको कमेंट करके बताने का है कि इसमें से कितने नंबर का क्वेश्चन आपको चाहिए। लेकिन सीक्वेंस बदल रहे हैं, ये ऐसा सीक्वेंस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 में से आपको कौन से नंबर का सम का वीडियो चाहिए जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझने के लिए मदद होगा, ये आपको कमेंट करके बताने का है, तब मैं आपको वो भी सम सॉल्व करके बताऊंगा। टोटल 1 2 3 4 5 ऐसा सीक्वेंस, जैसे कि ये 5वां नंबर जो बताया मैंने अभी, ये चौथा, ये तीसरा, फिर ये दूसरा और ये पहला, ऐसा बताने का है कौन सा सम आपको चाहिए। तो वो हिसाब से मैं आपको सम वो सॉल्व करके वीडियो उसका दे दूंगा। अदरवाइज आपको मैंने सब सम वैसे तो क्लासिफाई करके दिए हैं, आप अगर पोस्टिंग करेंगे तो भी आपको आंसर करेक्ट ही मिलना है। फिर भी आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन सा सम, जो भी आप बताएंगे वो मैं सॉल्व करके दूंगा। फिलहाल अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया रहेगा, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ रहेगा और एनपीओ का टाइप है अगर आपको अच्छे से समझा रहेगा, तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज ही आपको मिल जाएगा एनपीओ के दूसरे वैरायटी का कंसेप्ट, जो मैं शाम को लेक्चर पोस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।